मैकविन क्या लाइव आया मेरा? क्या लाइव आया? क्या लाइव आया? मोबाइल का मुझे तो कुछ लगता है राजा राम जी आ गए हैं। एकदम रिकॉग्नाइज करो। अच्छा नमस्ते सर। अभी मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि नमस्कार राजा राम जी। आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अब ये कैसे पता लगा पाऊंगी कि अभी मैं सब लोगों से जुड़ी हूँ या नहीं? राजा राम जी शेयर करो शेयर अपनी प्राइवेट हटा दो। प्राइवेट हटा के सेटिंग अपने में से। मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये आप देखकर बताओगे कि नहीं कर सकते। अरे वो प्राइवेट सेटिंग में जो तुमने किया था वो। हाँ नमस्कार नवल किशोर जी। मुझे आप ज़रा बताएंगे कि हाँ, आपका भी स्वागत है। मैं ऑडिबल हूँ, मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है? शेयर कर दो अपने में। वो बताओ। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक चीज़ और पूछनी थी। मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी तरफ से किसी को टैग नहीं किया है, तो आपका भी स्वागत है नवल किशोर जी। बड़ा अजीब लग रहा है, पहली बार इस तरह की टेक्निक के साथ काम कर रही हूँ, जहाँ सामने वालों की प्रतिक्रियाएं मुझे स्क्रीन पर छोटी छोटी दिख रही हैं। अभी तक फेस टू फेस काम करने की आदत थी, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस आज हम इस हालात पे पहुंच गए हैं। क्या मुझे 11 बजे शुरू करना है? नमस्कार मंजू जी। नवल जी, क्या मुझे 11 बजे शुरू करना है? अभी 5 मिनट का समय है। रिकॉर्ड तभी ऑन करना है, अभी बंद कर दो, काट दो दूसरा भी। रिकॉर्ड तभी ऑन करना है, रिकॉर्डिंग। वो तो मैं भूल ही चुकी रिकॉर्डिंग हूँ। होती रहेगी ना।
नवल जी, क्या मैं शुरू करूं या अभी इंतज़ार करना है? ये क्या हुआ है? चलिए, मैं अपनी बात रखती हूँ, शुरू करती हूँ। मेरा नाम रितु बाला है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रही हूँ। पिछले लगभग 15 साल से मैं अध्यापन में हूँ। इससे पहले मैंने स्कूल के अंदर, सरकारी विद्यालय के अंदर 5 साल शिक्षण कार्य किया है। साथियों, ये मेरे लिए पहला अनुभव है। मेरा, अगर मैं अपने इंटरेस्ट एरिया की बात करूं तो मूलतः मैं जेंडर एंड एजुकेशन का पेपर पढ़ाती हूँ, शिक्षा और समानता का पेपर पढ़ाती हूँ और शिक्षा के दर्शन का पर्चा पढ़ाती हूँ। अपनी बात रखने से पहले, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर राजा राम जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी, क्योंकि शैक्षिक सरोकार मंच का भी धन्य ज्ञापन करना चाहूँगी, क्योंकि आज शैक्षिक सरोकार मंच की बदौलत मैं आप लोगों से जुड़ पाई हूँ और मुझे ये मंच उपलब्ध करवाने के लिए मैं राजा राम जी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि राजा राम जी ने पिछले जो 12 सालों से मैं एक ख़ास तरह की भूमिका में लीन हो गई थी और एक उस भूमिका के जड़त्व में आ गई थी, जिसकी वजह से अकादमिक हलकों में मैं अपनी कोई उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई थी। लेकिन उस 12 सालों, 12 और 14-15 सालों की अनुपस्थिति के अंदर भी, उसके बावजूद भी राजा राम जी ने मुझे याद रखा और सिर्फ याद नहीं रखा, बल्कि मुझे ये मंच भी उपलब्ध कराया जिसमें कि मैं अपनी बात रख सकूं और एक ख़ास भूमिका के अंदर, जिसके अंदर मैं अभी तक उलझती जा रही थी, या ये कहूँ कि अकादमिक जगत से एक दूरी सी बनती मेरी जा रही थी, उसको तोड़ने का काम किया। राजा राम जी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ऐसे समय में निकलने का मौका दिया जिस वक्त मैं पूरी तरह से इस भूमिका के अंदर डूब चुकी थी। मौका भी दिया और प्रेरित भी किया। शुक्रिया राजा राम जी। मैं नवल किशोर जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि राजा राम जी ने मुझसे बात की, मुझे अवसर प्रदान किया, मुझे प्रेरित किया, लेकिन नवल जी ने मुझे इस मौके से बच निकलने के रास्तों को बंद कर दिया। मैंने कोशिश ज़रूर की कि मैं अपनी, जो मेरे अंदर एक ख़ास तरह का जड़त्व आ गया था और बचने की प्रवृत्ति पैदा हो गई थी, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से, अकादमिक प्लेटफॉर्म से बच निकलने की प्रवृत्ति मेरे अंदर पैदा हो गई थी। तो वो बच निकलने के जो रास्ते मैंने फिर तलाशने शुरू किए राजा राम जी से बात के बावजूद भी, लेकिन वो रास्ते सारे, सभी रास्ते नवल जी ने बंद कर दिए और नवल जी की उन तमाम कोशिशों के कारण ही मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो शुक्रिया नवल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं अब अपने विषय पर आती हूँ। मेरा विषय है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, शिक्षा एवं सामाजिक विषमता। यहाँ पर विषमता, सामाजिक विषमता के संदर्भ में पहले मैं एक विषमता पर बात करना चाहूँगी, अपने थोड़े से विचार रखना चाहूँगी कि अपने आप में विषमता है क्या। देखिए, सामाजिक भिन्नता तो अपने आप में एक चीज़ है जो सबको नज़र आती है कि भाई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। भारत के संदर्भ में तो कहा ही जाता है कि भारत भू सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। इसमें भिन्न भिन्न सांस्कृतिक
संस्कृतियाँ हैं, भाषाएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, जो हमें लगातार अलग अलग रूपों में देखने को मिलती है। हमारी इस विविधता को, इस धार्मिक मान्यताओं को, भाषाओं को, लैंगिक भिन्नता को हमारा संविधान भी स्वीकार करता है, और स्वीकारते हुए और सम्मान देते हुए एक लोकतांत्रिक, समतामूलक, सामाजिक न्याय पर आधारित समाज को रचने की बात करता है। संवैधानिक इस तरह से समतामूलक, सामाजिक न्याय पर आधारित समाज हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता भी बन जाता है। तो समानता के इस विमर्श को स्थापित करने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप में एक पूर्णतः स्थापित विमर्श है, जिसका रेफरेंस पॉइंट हमारा संविधान है। अब मैं दूसरे पद पे आती हूँ। आगे चल के मैं बात करूँगी कि ये भिन्नता, जिसको कि हम सेलिब्रेट करते हैं भारत के संदर्भ में, उसको अपनी एक ताकत के तौर में भी प्रस्तुत करते हैं, ये भिन्नता कब विषमता में तब्दील हो जाती है, उस पर मैं आगे चल के बात करूँगी। अब मैं बात करती हूँ शिक्षा पर। अभी जिस समतामूलक और समाज की बात संविधान करता है, उसी समतामूलकता को स्थापित करने के लिए शिक्षा के जितने भी दस्तावेज, आज़ादी के बाद के दस्तावेज रहे हैं, शैक्षिक दस्तावेज रहे हैं, वो अपनी प्रतिबद्धता को किसी न किसी रूप में रेखांकित करते रहे हैं कि समाज में समानता आए, कुछ मुखर होकर, कुछ अन्य तरहों से, लेकिन सभी रपटों में इसकी झलक देखने को मिलती है। कोठारी कमीशन तो साफ तौर पे कहता भी है कि अगर परिवर्तन लाना है समाज में तो उसका एकमात्र माध्यम शिक्षा है। तो ये भी एक तरह से स्थापित मत है और मान्यता है। अब इस समतामूलक समाज को संदर्भ में 1986 की पॉलिसी, जिसमें कि 1992 में उसमें संशोधन भी हुए, वह बहुत मुखर होकर समानता पर और इस समतामूलक समाज के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देती है, उसको बहुत रेखांकित करती है। क्योंकि हम देखेंगे 1986 की पॉलिसी में समानता पर अपने आप में 3-4 पन्नों का उसने खर्च किए हैं। इतनी पतली सी पॉलिसी है जिसमें उसने 4-5 पन्ने समानता पे खर्च किए हैं। समानता में ये पॉलिसी यूनिक इसलिए है क्योंकि इस पॉलिसी में सिर्फ समानता लाने की बात नहीं की गई है, बल्कि इसको जो परिस्थितियां हैं जो कि विषमता पैदा करती हैं, ऐसी परिस्थितियों को पहचानने की बात, कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो परिस्थितियां विषमताओं को पैदा करती हैं, उन परिस्थितियों को की पहचान करने की कोशिश की है 86 की नीति ने। और किन किन स्तरों पर विषमता है, जैसे कि आप देख सकते हैं लैंगिक विषमता पर बहुत अधिक बल दिया है। विषमता मतलब लैंगिक समानता लाने पर, तो उसके लिए विषमताओं की पहचान की है कि किस तरह के लिंग के क्षेत्र में किस तरह की विषमताएं हैं, जो हम देख भी सकते हैं कि बहुत स्पष्ट तौर पे 1986 की नीति कहती है कि महिलाओं की स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन, और वो उसको रेखांकित करती है कि किस तरह से ऐतिहासिक तौर पर महिलाओं को पिछड़ा रखा गया है। ये एक बड़ी बात है जिसमें एक नीति इस बात को रेखांकित करते कि महिलाओं को पिछड़ा रखा गया है, और उन पिछड़ा रखे जाने की पिछड़े रखे जाने के संदर्भ में उन्होंने जिस तरह से जिन स्ट्रक्चर्स को बुना है, 86 की नीति उन स्ट्रक्चर्स को ही हिलाने की और बदले जाने की मांग करती है। तो हम देख सकते हैं कि समानता का विमर्श हमारे शिक्षा जगत में व्याप्त है, और शैक्षिक जगत उस समानता के विमर्श को शिक्षा के माध्यम से लागू करने की और समानता को लाने की और शिक्षा की हस्तक्षेपकारी भूमिका को स्वीकारता है शैक्षिक जगत। अब यहाँ पर देखने लायक स्थिति ये है कि क्या
शिक्षा की वो हस्तक्षेपकारी भूमिका शिक्षा निभा पाती है या नहीं निभा पाती है। इस हस्तक्षेपकारी भूमिका को देखने के लिए 2-3 मुद्दे मेरे सामने हैं, जैसे कि क्या इस शिक्षा व्यवस्था से निकलने के बाद जो इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़ के निकल रहे हैं लोग, वो इस समाज में और इस शिक्षा में भी और समाज में भी अपनी अवस्थिति को समझ पाते हैं कि वो जहाँ हैं वो पहले तो कहाँ हैं, और दूसरा जहाँ वो है उसके कारण क्या है। क्या इस शिक्षा व्यवस्था से गुजरने के बाद हम उन प्रक्रियाओं की पहचान कर पाते हैं जिन प्रक्रियाओं की वजह से हम आज जिस स्थिति में हैं वो स्थिति में उन प्रक्रियाओं की वजह से हैं या किसी और वजह से हैं। और तीसरा कि क्या शिक्षा हमें उन हस्तक्षेपकारी भूमिकाओं के लिए तैयार कर पाती है या नहीं कर पाती है। ये कुछ एक प्रश्न है जिनको मैं देखने की कोशिश करूँगी। इसके लिए पिछले ये भी हम देख सकते हैं कि शिक्षा नीति को आए, क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल अभी एकमात्र शिक्षा नीति यही है। अभी आने वाली शिक्षा नीति 19 से 20 2020 हो गई है, लेकिन उसमें बदलाव अभी ख़त्म नहीं हुए हैं और वो किस रूप में आती है ये तो अब हम बाद में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो अभी शिक्षा नीति हमारा संदर्भ बिंदु है, वो शिक्षा नीति को आए 3 दशक से अधिक बीत गए हैं, और क्या हम शिक्षा में अपने उन लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाए हैं या नहीं। हाँ, बीच में प्रदीप जुड़े हैं। प्रदीप, शुक्रिया। प्रदीप ने बीच में अपनी बात रखी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं प्रश्नों को बीच में लूँ या अंत में लूँ, कि भूमिका पर, शिक्षा की इस भूमिका पर अभी तो प्रश्न चिन्ह है। खैर, मैं इस प्रश्न पर आऊँगी। शिक्षा की इस भूमिका पे प्रश्न चिन्ह है। भूमिका जिस तरह से विजुलाइज की है उस पर प्रश्न चिन्ह है, या शिक्षा जो भूमिका निभा रही है उस पर प्रश्न चिन्ह है। इस चीज़ को देखने और समझने की ज़रूरत है कि हमने शिक्षा की जिस भूमिका को विजुलाइज किया है कि शिक्षा ये भूमिका निभाएगी, ये प्रश्न चिन्ह उस पर है, या शिक्षा जो भूमिका निभा रही है ये प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर है। इसको हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपके सामने शिक्षा जगत से जुड़े कुछ एक आंकड़े रखना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहला आंकड़ा रख रही हूँ मैं। अभी हाल फिलहाल में ही राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़े हैं ये, जिसमें पिछले 5 साल यानी 2015 से 2019 के बीच के ये आंकड़े हैं। इन आंकड़ों में 23 IITs, देश की 23 IIT संस्थान में PhD कार्यक्रम में प्रवेश को लेकर ये आंकड़े हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति यानी वंचित समाज, सामाजिक विषमता बनी हुई है। लैंगिक विषमता के तौर पे आप देख सकते हैं, जातिगत विषमताओं के तौर पे देख सकते हैं हम, धार्मिक विषमताओं के तौर पे हम देख सकते हैं कि जो एक भिन्नता है वो कैसे विषमता में तब्दील हो जा रही है। ये आंकड़े बताते हैं कि 2015 से 2019 के बीच में IITs में दाखिला लेने वाले, PhD कार्यक्रम में दाखिला लेने वाले जो कुल विद्यार्थी हैं वो 25,007 हैं। अब इन 25,007 विद्यार्थियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कार्यक्रम में प्रवेश लेने का प्रतिशत, एनरोल्ड होने का प्रतिशत। तो आप देखिए कि वो प्रतिशत क्या बनता है। अनुसूचित जाति का प्रवेश लेने का प्रतिशत 9.1 है और अनुसूचित जाति का प्रवेश प्रतिशत 2.1 है। यानी अगर हम इसको उस तरह से देखने की कोशिश करें कि इन श्रेणियों या इन समुदायों के विद्यार्थियों के लिए स्थान कितना है और उनको एडमिशन कितना दिया गया है, अगर हम इसको देखें तो साफ तौर पे दिखाई देता है कि अनुसूचित जाति के संदर्भ में तो वो लगभग आधे से थोड़ा कम सीटें खाली गई हैं, और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में अगर देखें तो वो तो लगता है कि 2.1%, जबकि रिजर्वेशन हमारा 7.5% है। मतलब वो तीसरा हिस्सा भी नहीं है। तो
ये एक आंकड़ा है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ एनरोलमेंट से संबंधित। ये मैंने IITs का आंकड़ा आपके सामने रखा है, लेकिन अगर इसको हम विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में देखें तो आज भी हम पाते हैं कि वंचित वर्ग, दलित वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी तो बाद में बनते हैं, जो स्कूल जाने लायक बच्चे हैं वो कितने विद्यालय में इनरोल्ड हो पाते हैं। तो आज हम ये आंकड़े आसानी से उपलब्ध होते हैं कि गैर अनुसूचित जाति जनजाति की तुलना में अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थी बहुत कम एनरोल्ड होते हैं। अभी हाल फिलहाल में प्रोफेसर सतगोपाल ने शिक्षा का लॉकडाउन और लॉकडाउन की शिक्षा में लिखा भी है कि वंचित समाज से आने वाले लगभग 80% विद्यार्थी, 80% बच्चे स्कूलों में 10वीं तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये इनरोलमेंट के लेवल पर और पुश आउट कि वो कैसे, कुछ तो इनरोल ही नहीं हो पाते हैं और जो इनरोल होते हैं वो किस तरह से स्कूलों से पुश आउट यानी धकेल दिए जाते हैं। ये आंकड़े अभी हाल फिलहाल में सतगोपाल जी ने अपने लेख के अंदर शेयर किए हैं। ये तो इनरोलमेंट संबंधी आंकड़ों की बात मैंने आपके सामने रखी। अब मैं आगे बात करती हूँ आपसे दूसरे तरह के आंकड़े। अब जो विद्यार्थी विद्यालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, अब उनसे संबंधित मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करती हूँ, जैसे कि पाठ्य पुस्तकें संबंधी आंकड़े। 1990 में प्रोफेसर कृष्ण कुमार, आप जानते हैं कि प्रोफेसर कृष्ण कुमार शिक्षा जगत के बड़े नाम हैं और एक जाने माने समाजशास्त्री और शिक्षा शास्त्री हैं। प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने 1980 में मध्य प्रदेश में किए गए एक अध्ययन के अंदर ये प्रस्तुत किया कि वहाँ चलने वाली बाल भारती श्रृंखला की जो किताबें हैं उसके जो केंद्रीय पात्र हैं उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र की संख्या क्या है, उपस्थिति क्या है। जबकि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कुल संख्या 1/3 है। कुल संख्या में भागीदारी 1/3 है, लेकिन पाठ्य पुस्तकों में भागीदारी का जो स्वरूप अगर हम देखते हैं तो पाते हैं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का प्रतिशत 0 है और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का प्रतिशत 2 है। केंद्रीय पात्र 0 और 2 ये केंद्रीय पात्र हैं जो हमें उस समय की पाठ्य पुस्तकों में मिलते हैं। ये मैंने 80 की पाठ्य पुस्तकों का आपको एक झलक दिखाई। अब मैं दिखाती हूँ आपको 90-99 की पाठ्य पुस्तकों की एक झलक। ये अध्ययन मैंने खुद ने किया था, जिसमें बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, इन 4 राज्यों को मैंने लिया था जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र माने जाते हैं। हाँ, अभी मुझे थोड़ा अभ्यास नहीं है कि मैं प्रश्नों को भी देखती रहूं और बोलती भी रहूं, तो अगर कहीं बीच में रुकावट या टूटन महसूस हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं उस अपने अध्ययन पर आती हूँ, तो मैं अपने अध्ययन के अगर आंकड़े रखूँ तो पाती हूँ कि 4 राज्यों की 16 पाठ्य पुस्तकें, जो कि मैंने कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन किया था, इन 4 राज्यों की 16 पाठ्य पुस्तकों में अनुसूचित जाति जनजाति की भागीदारी क्या है, उसका भागीदारी कितनी है और उसका स्वरूप क्या है। तो एक मोटा आंकड़ा मैं भी आपके सामने जो प्रस्तुत करती हूँ वो है कि मुख्य पात्र अगर अनुसूचित जाति जनजाति की भागीदारी देखूँ तो कुल मिलाकर 3.13 यानी 3.1% की भागीदारी हमें इन 16 पाठ्यपुस्तकों में मिलती है। अगर इसको मैं मुख्य पात्रों के रूप में देखूं तो अनुसूचित जाति के मुख्य पात्र 5 मिलते हैं और अनुसूचित जनजाति के मुख्य पात्र 0। गौण पात्र अनुसूचित जाति के 3 मिलते हैं और अनुसूचित जनजाति के 0। तो यहाँ देखिए एक विषमता तो यहीं पे नज़र आ जाती है हमें कि किस तरह से जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं वो पाठ्य पुस्तकों से उनकी भागीदारी नदारद है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख सकते हैं
जब मैं कहती हूँ कि मुख्य पात्र अनुसूचित जनजाति 0, गौण पात्र अनुसूचित जनजाति 0, तो ये बात अपने आप में स्थापित करती है कि अनुसूचित जनजाति अपने आप में कोई पात्र नहीं है, वो एक समूह है, सिर्फ समूह है। और उस समूह के कोई मुख्य पात्र आज तक पाठ्य पुस्तकों में स्थान पाने लायक नहीं रहे हैं, उनके कोई हीरो नहीं रहे हैं। खैर, इस पे मैं भी आगे चलकर बात करूंगी। अब मैं फिर 2000 के बाद की बात करती हूँ। मैं पिछले 3 दशकों का दिखा रही हूँ आपको कि 2001 में राजस्थान की हिंदी की पाठ्य पुस्तकों पर राघवेंद्र प्रपन्न ने स्टडी की। तो राघवेंद्र प्रपन्न अपनी उस स्टडी के आधार पर ये इस्टेब्लिश करते हैं कि हिंदी की कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में और पर्यावरण की कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तकों में जो भागीदारी है वो बिल्कुल 9 के बराबर है। जबकि ये पाठ्यपुस्तकें कौन है? राजस्थान राज्य किताबें हैं। राजस्थान में भी अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिनिधित्व अच्छा खासा है, लेकिन उनकी अपनी पाठ्यपुस्तकों में भागीदारी कितनी है ये अपने आप में एक देखने लायक बात है। मैंने आपके सामने ये जो आंकड़े रखे हैं उसमें आप देखेंगे कि 2000 की पाठ्यपुस्तकों को जब राघवेंद्र प्रपन्न देखते हैं तो पाते हैं कि दलित प्रधान चरित्र, दलितों के जो प्रधान चरित्र हैं वो 68 पाठ में, यानी 68 जो पाठ हैं उसमें से सिर्फ एक है। और 2005 की अगर पाठ्यपुस्तकें देखते हैं, ये 2000 की पाठ्यपुस्तकें जो 2000 की करिकुलम पर आधारित पाठ्यपुस्तकें हैं, और हम जब 2005 की करिकुलम पर आधारित पाठ्यपुस्तकों को देखते हैं तो पाठों की संख्या 69 हो जाती है और उसमें दलित प्रधान चरित्र एक रहता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिनिधित्व हमें इन पाठ्यपुस्तकों में नहीं मिलता। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको दाखिला संबंधी एक आंकड़ा दिखाया, इनरोलमेंट संबंधी एक आंकड़ा दिखाया और दूसरा आंकड़ा पाठ्यपुस्तकों का दिखाया। अब मैं एक छोटा आंकड़ा और आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ये आंकड़ा है 1997 का मध्य प्रदेश के बैतूल जिला शाहपुर तहसील में पड़ने वाले एक आदिवासी गांव का, जिस गांव का नाम है पावर झंडा। इस गांव के 52 सालों के परीक्षा परिणाम का अध्ययन करने के बाद अध्येता ये बात प्रस्तुत करते हैं कि कक्षा 5 पास करने वाले विद्यार्थी, अनुसूचित जाति जनजाति के कक्षा 5 करने, और क्योंकि वो आदिवासी गांव है इसलिए वहाँ पर उसी गांव में, उसी आदिवासी गांव होने की वजह से उसी गांव का आंकड़ा लिया गया कि वहाँ से 5वीं पास करने वाले विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं। तो आप सुनिए कि ये 52 सालों का आंकड़ा है कि 5वीं कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने पास की है उस आदिवासी गांव से। तो ये आंकड़ा बताता है कि ये 17% विद्यार्थियों ने 5वीं पास की। अब हम बात करते हैं 8वीं पास की। तो हम पाते हैं कि उस पावर झंडा गांव से 52 सालों में 8वीं पास करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है 3.2। अब हम तीसरे पर आते हैं 12वीं पास करने वाले विद्यार्थी। तो हम पाते हैं कि उस गांव के बच्चों में से 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 1.1%। अब देखिए, क्या हम इस तरह के परीक्षा परिणाम की कल्पना दिल्ली शहर में कर सकते हैं या बम्बई में कर सकते हैं? ये एक प्रश्न है कि क्या इस तरह के परीक्षा परिणामों की कल्पना हम इन महानगरों में कर सकते हैं? निश्चित तौर पे आप सभी के पास इसका जवाब होगा कि क्या इस तरह के परिणामों की कल्पना की जा सकती है या नहीं। अभी मैं जिस प्रश्न पे आने वाली थी उस प्रश्न पर राजा राम जी हमें लेके ही चले गए कि सामाजिक विषमता किस तरह से शैक्षिक विषमता में तब्दील होती है। शिक्षा से हम उम्मीद तो कर रहे हैं परिवर्तनकारी भूमिका की, लेकिन वो जो सामाजिक विषमता जो समाज में व्याप्त है वो किस तरह से शैक्षिक विषमता में तब्दील होती है।
तो आपको ये जो मैंने परिणाम दिखाया है मध्य प्रदेश का पावर झंडा का, देखिए ये एक सामाजिक विषमता है कि ये एक आदिवासी गांव है, गांव जिसका परिणाम ये है। और जैसे ही मैं कहती हूँ कि क्या हम इस तरह के परिणाम की कल्पना दिल्ली में कर सकते हैं, तो ये जो क्षेत्रीय भिन्नता है एक गांव की और एक शहर की और एक महानगर की, जो क्षेत्रीय भिन्नता है, ये भिन्नता किस तरह से विषमता में तब्दील हो जाती है, मैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि जिस आदिवासी गांव की मैं बात कर रही हूँ, निश्चित तौर पर वहाँ पर अगर हम DPEP में एक अध्ययन के दौरान खुद जब मैं उस अध्ययन से जुड़ी थी तो मैंने ये पाया था कि एकल शिक्षक विद्यालय, इवन यहाँ पर भी एकल शिक्षक विद्यालय होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी जो सत्ता होती है वो पैसों को खर्च करना, शिक्षा के संदर्भ में पैसों को खर्च करना शायद वेस्टेज ऑफ मनी उनको लगता है। और वो पैसा, जबकि अगर हम इसको समानता के संदर्भ में देखें तो स्ट्रक्चर खड़े करने की सुविधाहीन जो जगह है वहाँ पर स्ट्रक्चर खड़े करने की और पैसे लगाने की ज़रूरत ज़्यादा है। लेकिन हम पाते क्या है कि पैसा कहाँ पर लगाया जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी आप एक महानगर होने की वजह से ऑलरेडी हम अगड़े हैं, हमारे पास सुविधाएं हैं। वहाँ पर एकल शिक्षक है, यहाँ पर हमारे पास एक एक विषय के शिक्षक हैं, एक एक विषय पर। और ये देखिए कि ये इस विषमता को बनाए रखने के लिए हमने शिक्षा में भी विषमताएं खड़ी कर दी हैं। अगर हम स्कूली व्यवस्थाओं को देखें तो जो स्कूलों का एक जाल हमने खड़ा किया है, जिसमें मोटे तौर पे अगर हम कहें तो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, लेकिन अगर हम इनके तहों में जाएं तो अब सरकारी स्कूलों में भी हम देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में भी कई तरह की लेयर्स हो गई हैं। और प्राइवेट स्कूल में हम देखेंगे कि एक कमरे से शुरू होकर 5 सितारा स्कूल तक हमारे पास हैं। अब ये स्कूल किस तरह से अपने आप को यूनिक शो करते हैं, उसके संदर्भ में मैं आपसे अभी आगे जाके परीक्षा पे जब बात करूँगी उस संदर्भ में मैं आपसे बात करूँगी। अब आगे मैं आपसे बात कर इस संदर्भ में क्योंकि भी पाठ्य पुस्तकों की बात आई कि पाठ्य पुस्तकों में अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिनिधित्व कितना है, तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए ये एक सर्वमान्य सत्य के तौर पर हम लोग, कम से कम जो शिक्षा जगत में जुड़े हुए लोग हैं, वो इस बात को मानते हैं कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो मूलतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। प्रोफेसर कृष्ण कुमार इसको पाठ्य पुस्तकीय संस्कृति कहते हैं कि जो संस्कृति जो पाठ्य पुस्तक से शुरू होती है, इसको बहुत हल्के तौर पे अगर मैं कहूँ तो इसको अक्सर मैं इस तरह से कहती हूँ कि हम लोगों ने एक समय में फिल्म आई थी विरासत, जिसमें एक गाना था, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सोनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से ख़त्म। तो उस वक्त मैंने इसको उस तर्जुमे पे इसको ढाला और इसको इस रूप में कहा कि शिक्षा की शिक्षा की जो पहुंच है वो उतनी है कि पाठ्य पुस्तक से शुरू हो और पाठ्य पुस्तक पे ख़त्म हो जाए। यानी पाठ्य पुस्तकों की जो अवस्थिति है हमारी शिक्षा व्यवस्था में वो केंद्रीय है, और केंद्रीय भी इस रूप में है कि हम उसको गीता या कुरान आप ये कह सकते हैं कि उसकी तरह उसको हम लेते हैं। अब कभी हम सभी को ये अनुभव हुए हैं कि अगर हम बच्चे से कहते हैं नहीं किताब में ये गलत लिखा है, तो बच्चा कहता है नहीं मेरी किताब में ऐसा लिखा है। आप गलत कह रहे हो लेकिन मेरी किताब गलत नहीं कह सकती, आप गलत कह रहे हो लेकिन मेरी मैडम गलत नहीं कह सकती। तो ये जो वैधता मिली हुई है पाठ्य पुस्तक को, ये वैधता उसके केंद्रीय चरित्र, उसकी उपस्थिति को महत्वपूर्ण बना देती है, क्योंकि हम गलत हो सकते हैं, पाठ्य पुस्तक गलत नहीं हो सकती। शिक्षा व्यवस्था इस वैधता को तोड़ती नहीं है बल्कि इस वैधता को और ज़्यादा स्थापित करती है।
और शिक्षा, क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था के पक्ष में भी है कि वो जो ज्ञान देना चाहती है, और ये पाठ्य पुस्तकें वो उसी तरह की चीज़ों को पाठ्य पुस्तकों में लेकर आती है। शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग इसको ज़रूर मानते समझते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये थोड़ा सा मानना मुश्किल हो जाता है। बाकी लोगों के लिए ये मानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पाठ्य पुस्तकें किसी तरह की आइडियोलॉजी को प्रस्तुत करती हैं। शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग इस चीज़ को ज़रूर स्वीकारते हैं, लेकिन बीच बीच में कमेंट पढ़ने के बाद थोड़ा सा मेरा दिमाग भटक रहा है, इसलिए मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगी, सॉरी। हाँ सॉरी, मैं बात कर रही थी पाठ्य पुस्तकों की, कि पाठ्य पुस्तकों का जो जगत है ये हम सभी जानते हैं। और देखिए, हमसे और हमारे शिक्षा जगत से या जो शिक्षा से इनडायरेक्टली जुड़े हुए माता पिता, वो चाहे इस सच्चाई को जाने ना जाने, माने या ना माने पाठ्य पुस्तकों की उपस्थिति की सच्चाई को, लेकिन अगर आप गौर करें, ध्यान दें, तो हमारे राजनेता इसकी महत्ता को बहुत अच्छे से समझते हैं। और वो इसकी महत्ता को सिर्फ समझते नहीं हैं, वो इसको उपयोग में भी लाते हैं। इसलिए आप देखेंगे अक्सर इस तरह की चीज़ें आती हैं कि पाठ्य पुस्तक में इस अंश को जोड़ा गया या इस अंश को निकाला गया, क्योंकि वो जानते हैं कि पाठ्य पुस्तक वो औजार है जिससे कि वो नए मस्तिष्क पर, युवाओं पर, युवतियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं और उनको अपनी मनचाही दिशा में ले जा सकते हैं। पाठ्य पुस्तकों की इस भूमिका को कम से कम राजनेता बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर हम अंत में अगर हम परीक्षा के संदर्भ में भी बात करेंगे तो पाते हैं कि राजनेता परीक्षा के महत्व को भी बहुत बारीकी से समझते हैं। अब पाठ्य पुस्तकों की मैं बात कर रही हूँ तो वाइगॉस्की के नाम से हम सभी परिचित हैं। पाठ्य पुस्तकों में किसी के जगत के होने या नहीं होने का क्या अभिप्राय है, इस पर हमारा एनसीएफ 2005 बात करता है। एनसीएफ 2005 कहता है कि, और इवन वाइगॉस्की जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वाइगॉस्की कहते हैं, संदर्भ गतिता की बात करते हैं कि अगर बच्चे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो पाठ्य पुस्तकों में जगह पाता है तो बच्चा उस पाठ्य पुस्तक के साथ सहजता महसूस करता है और उसकी सीखने की गति तीव्र होती है, और सिर्फ तीव्र नहीं होती, उसकी सफलता प्राप्त करने के संभावनाएं भी अधिक बढ़ती हैं। ये वाइगॉस्की भी कहते हैं और हमारा एनसीएफ 2005 भी कहता है। एक अलग तरह से इस चीज़ को कांचा इलैया भी इंगित करते हैं। कांचा इलैया का अगर हमने वाई आई एम नॉट हिंदू पढ़ा तो कांचा इलैया इसको कहते हैं कि पाठ्य पुस्तकों में उनका संदर्भ ना होना किस तरह से उनको खलता रहा है, और जिन ब्राह्मण और बनियों का संदर्भ पाठ्य पुस्तकों में होता था, वो बच्चे किस तरह से उस कंटेंट के साथ, उस विशेष वस्तु के साथ सहजता महसूस करते थे, किस तरह से गर्व महसूस करते थे। यानी पाठ्य पुस्तकें जो हैं वो अस्मिताओं का निर्माण भी करती हैं। जिनके संदर्भ को पाठ्य पुस्तकों में जगह मिलती है, वैध नॉलेज, उनका ज्ञान वैध ज्ञान कहलाता है, और जिनके संदर्भों को पाठ्य पुस्तकों में जगह नहीं मिलती है उनके लिए वो ज्ञान जानने योग्य नहीं रह पाता है, और इनफैक्ट वो ज्ञान की श्रेणी में भी नहीं आ पाता है। अब यहाँ पर जो अस्मिता निर्माण की बात मैं कर रही हूँ कि ऐसे बच्चों की अस्मिता जो अपने ज्ञान के साथ सहजता महसूस करते हैं। प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने एक अपनी पुस्तक में लिखा भी है कि वो आदिवासी बच्चे जो अपने बारे में, जो कि मैंने अपने रिसर्च में भी पाया, अपने बारे में जो अंश थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं पाठ्य पुस्तकों में, जब उन अंशों को पढ़ते हैं तो किस तरह की अस्मिता का निर्माण उनका होता है। कृष्ण कुमार इसको मानते हैं कि वो दोहरे अभिशाप से ग्रसित होते हैं।
पहला ये कि अगर जो अंश, जैसे कि मेरी पाठ्य पुस्तकों में जो अंश मुझे अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में प्राप्त हुए, वो अंश किस तरह के रहे हैं कि ऐसे आदिवासी जो नरभक्षी हैं। जिस वक्त की पाठ्य पुस्तकों की मैं बात कर रही हूँ, ये 2005 के बाद की पाठ्य पुस्तक नहीं है, ये उससे पहले की पाठ्य पुस्तकें हैं। वो आदिवासी जो अभी नरभक्षी हैं, यानी हम आदिवासियों की पहचान कर रहे हैं, पहचान करवा रहे हैं एक नरभक्षी की। अब देखिए, हम ऐसे समाज में उनको नरभक्षी कह रहे हैं जिस समाज में मांस खाना, क्योंकि इस स्कूली व्यवस्था से हम सभी होके गुजर रहे हैं। अगर हमारे समाज में सांप खाया जाता है या इंसान खाया जाता है, इंसान उस तरह से नहीं लेकिन नरभक्षी रहे हैं, तो इसको हम एक नकारात्मक, उनके प्रति एक नकारात्मक छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने अपने रिसर्च में पाया कि जो छवियां इनकी दी भी गई है अनुसूचित जनजाति की लोगों, अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए लोगों की, तो वो एक समूह के तौर पे उनकी पहचान है। वो एक इंडिविजुअल नहीं है, ना तो उनके हीरो के लिए कोई स्पेस है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इनके समाजों में कोई हीरो नहीं रहे, या स्वतंत्रता संग्राम में इनका कोई योगदान नहीं रहा। जबकि मेरी शोध में मैं पाती हूँ कि स्वतंत्रता, अगर हम इतिहास पलट के देखें, इनका इतिहास देखें, इतिहास ने भी अपना रुख बदल लिया है कि वो एक सबल्टन हिस्ट्री की तरफ आ गया है। अगर हम इनका इतिहास पलट के देखें तो उनके अपने हीरो रहे हैं। जब उनके हीरों को इन पाठ्यपुस्तकों में जगह नहीं मिलती, और ये भी उन पाठ्यपुस्तकों की बात करी जो उनके क्षेत्रों में चलने वाली पाठ्यपुस्तकें हैं, मैं एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि राजस्थान मंडल की मैंने पाठ्यपुस्तकें देखी, बिहार मंडल की देखी, हरियाणा के जो सरकारी मंडल है उनकी पाठ्यपुस्तकें मैंने, सब में उनकी क्षेत्रीयता या उनके संदर्भ को कहीं कोई संदर्भ नहीं बनाया गया और उनके हीरो को कोई जगह नहीं दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की अस्मिता का हमारा निर्माण होता है। अब इस तरह की पाठ्यपुस्तकों से हम एक ऐसे ज्ञान, अभिजातीय ज्ञान की हेजेमनी को स्वीकार करने लगते हैं। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं अभी अपने अनुभव से लेती हूँ। बच्चे के स्कूल से पाठ आया, एक काम आया जिसमें था कि फैमिली ट्री, आपको फैमिली ट्री बनाना है। बच्चे ने फैमिली ट्री बनाने की कोशिश की। तो फैमिली ट्री में, क्योंकि आपके आसपास जो आपको दिख रहे हैं या जिनके साथ आप ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आप फैमिली ट्री में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे ने मम्मी पापा के बाद नाना नानी, मामा मामी फ़ोटोएं लगा दी। जब वो लेके जाता है बच्चा और इंट्रोड्यूस करता है, तो मैडम की तरफ से रिएक्शन आता है, ये फैमिली ट्री नहीं है। फैमिली ट्री में तो आपके दादा दादी होंगे, आपके चाचा चाची, ताया ताई। अब यहाँ पर हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है वो परिवार की एक संकल्पना, यानी परिवार एक खास संकल्पना है, उसकी तरफ हम सबको लेके जाता है। और उस संकल्पना में मुखिया पिता है। अब ऐसी संकल्पना में जब हमें स्कूल व्यवस्था लेके जाती है, तो वो विद्यार्थी, अगर इसको हम अगर मॉडर्न सोसाइटी में भी देखें, अगर आदिवासी समाज की बात हम ना भी करें, यहाँ पर मातृसत्तात्मक समाज है और ऐसी भी जनजातियाँ हैं जहाँ पर पिता सिर्फ आकर माता के घर पे विजिट करते हैं और चले जाते हैं अपने घर, ऐसे भी परिवार हैं। उन परिवारों को हम परिवार की संज्ञा नहीं देते हैं। क्या इस तरह के फैमिली ट्री में हम सिंगल मदर, या फिर हम अगर विमर्श को थोड़ा और आगे फैलाएं, तो क्या दो महिलाएं जो लिव इन रिलेशनशिप में हैं या लेस्बियन हैं, उनको हम परिवार, फैमिली ट्री का नाम देंगे? नहीं। देखिए, यहाँ से विषमता शुरू होती है कि ये भिन्नता है कि अलग अलग तरह के परिवार हैं। जो राजा राम जी ने भी बात की थी कि भाई विषमता को आप थोड़ा सा और विस्तार दें, तो भिन्नता किस तरह से विषमता में तब्दील हो रही है जब हमारा पाठ्य पुस्तक एक खास तरह की परिवार की संकल्पना प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे टीचर गाहे बगाए, मैं इसमें टीचर को बहुत ज़्यादा दोष नहीं दे सकती, क्योंकि एक टीचर की जो विसात है वो हम सभी उससे परिचित हैं, अच्छे से परिचित हैं। तो क्या वो परिवार, बच्चा इस
भाव में आ जाता है कि नहीं, मेरा परिवार परिवार नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे परिवार में तो बाप पिता नहीं है, सिर्फ माँ, 2 औरतें हैं। अगर सिर्फ 2 औरतें हैं तो क्या वो परिवार है? ऐसा बच्चा अपने संदर्भ में लगातार प्रश्न चिन्ह और अपनी अस्मिता के संदर्भ में लगातार प्रश्न चिन्ह लगाता रहेगा। बच्चों के स्कूल से एक टिप्पणी अक्सर पूछी आती है, आजकल ऑनलाइन क्लासेस में तो ये खास तौर से आ रहा है, अपना फुल नेम लिखो, अपना फुल नेम लिखो। ये फुल नेम क्या है? ये फुल नेम है जाति, क्योंकि फुल नेम से ही आपकी जाति का पता चलता है। अक्सर जब लोग मिलते हैं, आपका नाम क्या है, आपका पूरा नाम क्या है, आपका पूरा नाम जानने का सीधा सीधा मतलब है कि आपकी जाति क्या है। तो जब शिक्षा संस्थाएं इस तरह के फुल नेम की तरफ बढ़ती हैं तो वो विषमताओं को पैदा करती हैं, शिक्षा संस्थाएं। इसका एक एग्जाम्पल और मैं लेती हूँ। पाठ्य पुस्तक में बच्चे को एक पाठ पढ़ा रही थी मैं, पाठ था, मैं नहीं, आप सभी इस पाठ से अवगत हैं, बॉडी पार्ट्स। बच्चे ने पढ़े बचपन में बॉडी पार्ट्स, आईज, नोज, ईयर, हैंड, लंग्स, लेग्स, फिंगर्स। हम सभी ने इस बच्चों को पढ़ाया है, हम सभी इससे गुजरे भी हैं। बच्चा सहज है, हम सहज हैं, पूरी शिक्षा व्यवस्था सहज है। असहजता कब पैदा होती है? छोटा सा पाठ किस तरह से विषमता पैदा कर रहा है, इसका एहसास मुझे तब हुआ जब जो फिगर, रेखा चित्र जो हम बॉडी पार्ट्स पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं आए हैं, एक भारत से बाहर की पुस्तक मेरे हाथ आई और मैंने उस पुस्तक को पलटना शुरू किया। तो उसमें एक फिगर जो था, वो फिगर फीमेल का था, रेखा चित्र ही था वो, लेकिन वो फीमेल का था। जब वो फिगर मैंने बच्चों को दिखाया तो बच्चे का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? हाँ, ये तो नंगी है। देखिए, ये हो गई विषमता। 2 अलग लिंग हैं, 2 अलग सेक्स हैं, जिसमें मेल बॉडी है, फीमेल बॉडी है, 2 अलग बॉडीज़ हैं सिर्फ, लेकिन एक बॉडी के साथ हमारी टेक्स्ट बुक्स लगातार सहजता दे रही है और दूसरी बॉडी के साथ हमारी टेक्स्ट बुक चाहे अनजाने असहजता की तरफ ले गई। क्योंकि जैसे हमने फीमेल फिगर को देखा और हमने उसके ऊपर, मेल फिगर हमें कभी नंगा नहीं लगा, लेकिन फीमेल फिगर देखते ही हमें लगा कि हाँ, ये तो वस्त्रहीन है। तो ये बच्चा जो भिन्न बॉडी को विषमता की तरफ लेकर, मतलब बच्चा क्या, शिक्षा व्यवस्था ने उस भिन्न बॉडी को, क्योंकि आपने उससे परिचित नहीं करवाया, और आपने परिचित नहीं करवाया तो आपने वो सहजता उन लड़कियों को नहीं दी कि वो अपनी बॉडी के प्रति सहजता फील कर पाएं। पुरुष अपनी बॉडी के प्रति सहज है, महिलाएं पुरुष बॉडी के प्रति सहज हैं, लेकिन महिलाएं अपनी ही बॉडी के प्रति सहजता खो बैठती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी, धर्म तो जो भूमिका निभाता है वो निभाता है। मैं अभी धर्म की भूमिका पर नहीं आती, लेकिन मैं आती हूँ शिक्षा की भूमिका पर, कि शिक्षा क्या भूमिका निभा रही है। पाठ्य पुस्तकों की जो अभी मैंने आपके सामने प्रस्तुति की, तो हम पाते हैं कि पाठ्य पुस्तकों में उपस्थिति अनुपस्थिति का जो सवाल है वो क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी मेरे पास टाइम है ना, मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। हाँ, अभी है टाइम। मैं आगे अब बात करती हूँ परीक्षा पर। देखिए, पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम सभी ने देखा, लेकिन परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा हमें तब लगता है जब पाठ्य पुस्तकों की स्थिति भी गौण हो जाती है। शिक्षा में जब परीक्षा नामक फिनोमिना आता है, परीक्षा नामक परिघटना आती है, तो पाठ्य पुस्तक की स्थिति भी गौण हो जाती है। गौण किस रूप में हो जाती है कि क्या अंश पढ़ने योग्य है, पाठ्य पुस्तक में स्थान देकर हमने उस ज्ञान को वैधता प्रदान कर दी और उसी ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान साबित कर दिया, है ना। लेकिन उस ज्ञान में भी वो ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जो हमें सीधे सीधे परीक्षा से जोड़ता है। मैं अपनी बात शायद स्पष्ट कर पा रही हूँ। परीक्षा में आने लायक चीज़ें ही हमारे लिए जानने योग्य होती हैं, इसलिए आप देखेंगे कि हम लोग पिछले सालों के प्रश्न पत्र उठा के देखते हैं
और इनफैक्ट अभी आप देखेंगे कि जब इस बार सरकार ने ये घोषणा की कि 10th की पाठ्यपुस्तक में से, 10th या 12th में मिस कर रही हूँ, या 10th की पाठ्यपुस्तकों में से कुछ अंश हटाए जाएंगे, तो उन अंशों को हटाने का मायने क्या है? उन अंशों को हटाने का सीधा सीधा मायने, और सीधा सीधा उसका अगर हम ट्रांसलेट करें तो उसकी ट्रांसलेशन ये होगी कि ये परीक्षा में नहीं आने वाले हैं। तो अब बच्चा उनको लेकर निश्चिंत हो जाएगा, टीचर भी निश्चिंत हो जाएगा कि हाँ भाई अब ये अंश आने वाला नहीं है, इसलिए इस अंश पे हमें फोकस नहीं करना, चाहे ये अंश जितने भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। बच्चे की समझ के लिए केंद्र में बच्चे की समझ तो होती ही नहीं है, केंद्र में होता है वो विषय वस्तु। अब परीक्षा ने पाठ्यपुस्तकों पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए, या पाठ्यपुस्तकों की जो वर्चस्व है उसको भी थोड़ा सा परीक्षा ने डगमग कर दिया है। अब परीक्षा के चरित्र पर मैं बात करने के लिए आपसे ये बात पहले स्पष्ट कर दूं कि परीक्षा में मैं स्कूली परीक्षा की बात कर रही हूँ, और स्कूली परीक्षा में भी मैं 10वीं और 12वीं की परीक्षा की बात कर रही हूँ। बात करने को हम विश्वविद्यालय के परीक्षाओं की भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस संदर्भ में, जिस वंचित समाज के संदर्भ में बात कर रही हूँ, उसमें से कितने विद्यार्थी हायर एजुकेशन में पहुँच पाते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हायर एजुकेशन में पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि कितने लोग हम लोगों में से हायर एजुकेशन में पहुँच पाते हैं। दूसरा सवाल ये कि दूसरा इस वजह से भी मैं 10वीं की परीक्षा और 12वीं की परीक्षाओं को ले रही हूँ, क्योंकि ये वो मोड़ है जहाँ पर मास एजुकेशन, हालांकि सतगोपाल जी के अगर उस लेख की बात करूँ तो वंचित समूह 10वीं तक पहुँच ही नहीं पाता है। चाहे मैं ये मालवीय के आंकड़ों की बात करूँ, जो भी मैंने पावर झंडा के संदर्भ में दिखाए हैं, 10वीं 12वीं तक भी वो नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन 10वीं 12वीं को मैंने संदर्भ बिंदु इसलिए बनाया है कि 10वीं वो जगह है, या 10वीं वो पड़ाव है जो हमें अपने बाद विभाजित कर देता है, वो फर्दर कैटेगराइजेशन कर देता है कि आप किस स्ट्रीम में जा रहे हैं। आप साइंस स्ट्रीम में जा रहे हैं, आप आर्ट्स स्ट्रीम में जा रहे हैं, या आप कॉमर्स। और ये वो पड़ाव है जो हर जगह पूछा जाता है 10वीं का परीक्षा। और दूसरा 12वीं की परीक्षा पर मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि 12वीं की परीक्षा वो है जो फर्दर जो डिवीज़न करती है कि आप कहाँ तक जाएंगे और किस रूप में जाएंगे। जैसे अगर आपने 12वीं की परीक्षा पास की तो उससे ये तय होगा कि आपके सामाजिक पूंजी क्या बनने वाली है। सामाजिक पूंजी इस फॉर्म में कि अगर आपके अच्छे अंक आए तो हो सकता है आपको सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, हो सकता है आपको करोड़ीमल में एडमिशन मिल जाए। जहाँ हमें एडमिशन मिलता है वहाँ हमारी सामाजिक पूंजी बनने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन जहाँ हमें अब देखना यह है कि इस परीक्षा के बाद ये तय हो जाता है कि हम कहाँ जाएंगे, क्या हमारी सामाजिक पूंजी बनेगी, और कितना हम अपने पसंद के विषयों को पढ़ पाएंगे, और कहाँ हम इस रेगुलर स्कूलिंग या रेगुलर विश्वविद्यालय शिक्षा के फिनोमिना से अलग हटके कॉरस्पॉन्डेंस की तरफ बढ़ जाएंगे, पत्राचार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मैं 12वीं के डाटा को ले रही हूँ। ये सवाल अपने आप में बना हुआ ही है कि 10वीं और 12वीं तक कितने वंचित समाज के या महिला पहुँचती हैं। ये सवाल अपने आप में एक जायज़ सवाल है। 10वीं की परीक्षा हमारे साथ करती क्या है? देखिए, 10वीं की परीक्षा का अगर मैंने जो आंकड़े लिए हैं वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निकलने वाले जो दस्तावेज हैं उनसे ये आंकड़े लिए गए हैं। और ये आंकड़े मैंने 1979 से 2012 तक, 2010 तक के आंकड़े लिए हैं मैंने, यानी आप कह सकते हैं लगभग 32 सालों के आंकड़े। इन 32 सालों के आंकड़े भी एक पैटर्न शो करते हैं। देखिए, अपने आप में पैटर्न एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि हमने आईआईटी में एक पैटर्न देखा, हमने पाठ्यपुस्तकों में एक पैटर्न देखा,
और परीक्षा परिणामों में भी हम एक पैटर्न पाते हैं, चाहे वो पाठ्य पुस्तकें हैं, चाहे वो इनरोलमेंट है, चाहे वो परीक्षा में सफलता की बात है, कि सारे एक पैटर्न को शो कर रहे हैं। और उस पैटर्न में अनुसूचित जाति, जनजाति या वंचित समाज के जो विद्यार्थी हैं वो लगातार पिछड़ते नज़र आते हैं। मैंने इन 32 सालों के जब आंकड़े देखे तो क्या पाया, इन आंकड़ों में जो अनुसूचित जनजाति और जाति जनजाति के विद्यार्थी हैं उनका 5% गैर अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों से लगभग 15 से 20% के गैप का रहा है। वो गैप लगातार बना हुआ है 79 में, बीच में वो गैप कभी बढ़ता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर देखने को आई है कि 2010 में जब हमने बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक बना दिया था, उसके बाद ये गैप थोड़ा सा कम होता नज़र आया। लेकिन 2010 तक 5 के बाद 2005 के बाद ये गैप थोड़ा सा, मतलब फ़र्क तो फिर भी है, गैप तो फिर भी है, लेकिन वो गैप थोड़ा सा कम होता नज़र आ रहा है। लेकिन उससे पहले ये गैप कभी 32 का है, कभी 34 का है, कभी 31% का, मैं प्रतिशत में बात कर रही हूँ, सॉरी, इतने प्रतिशत का अंतर है। तो कहीं पर 15% का है। तो यानी कुल मिलाकर अगर मैं देखूँ तो 15 से 20% की एक पूरा फिगर बन रहा है कि अगर गैर अनुसूचित जनजाति का 5% 60 से 70 पे जा रहा है और उनका अगर 70 से फिर 80 पे जा रहा है, तो बढ़ इनका भी रहा है अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों का, लेकिन वो गैप मेंटेन है। अब देखिए गैप कैसे मेंटेन होता है, पाठ्य पुस्तकों के जरिए तो आप देख ही रहे हैं कि ये गैप को मेंटेन किया जाता है। लगातार हम इस गैप को नियंत्रित करते हैं, बनाए रखते हैं, क्योंकि हमारी पाठ्य पुस्तकें अभिजातीय संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों की संस्कृति को वो स्थान नहीं दे पाती हैं। तो जब उसके साथ सहजता ही नहीं है तो परीक्षा में फिर हम ये किस प्रकार का दावा करते हैं कि हम परीक्षा में सफलता के समान अवसर दे रहे हैं। ये 10वीं की जिस परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो अब हम दस्तावेजों पे बात करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको आंकड़े दिखा दिए कि आंकड़ों में अनुसूचित जाति जनजाति का 5% जो है वो गैर अनुसूचित जाति जनजाति के बनिस्पत 20% के गैप में लगभग हमें 30-32 सालों से लगातार दिख रहा है। 1986 की पॉलिसी के बाद भी लगातार वो हमें बना हुआ नज़र ही आया है। यानी नीति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है, लेकिन अगर हम ग्राउंड स्तर पे देखें तो वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हमें नज़र नहीं आते हैं। अब आगे मैं बात करती हूँ कि 10वीं की परीक्षा करती क्या है। दरअसल 10वीं की परीक्षा हमने क्या सीखा से उसको कोई मतलब नहीं है। 10वीं की परीक्षा करती है कि हमने जो पूछा वो आपको आता है या नहीं। प्रश्न पत्र कौन बनाता है? महानगरों में बैठे हुए टीचर। सॉरी नवल जी, आपने कहा है राजा राम जी का क्या प्रश्न था, मैं देख नहीं पाई हूँ। अगर वो एक बार फिर से लिख दें प्रश्न को तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, दोबारा से दोहरा दें, क्योंकि मैं बोलने के क्रम में प्रश्नों को देख नहीं पा रही हूँ। या तो फिर आप मुझे बाद में प्रश्न दे दीजिएगा। मैं अभी इतनी टेक्नोसेवी नहीं हूँ कि मैं प्रश्न भी देखती रहूँ और बोलती भी रहूँ। मैं पहले ही अपनी स्थिति को बता चुकी हूँ कि आप लोग या तो प्रश्न मुझसे अंत में पूछ लें तो बेहतर रहेगा। मैं कॉप अप नहीं कर पा रही हूँ इसके साथ। हाँ, क्षमा चाहती हूँ, मैं अपनी बात आगे कंटिन्यू करती हूँ। 10वीं की परीक्षा करती क्या है? दरअसल मैंने बताया कि वो एक तरह का ठप्पा लगाती है, मोहर लगाती है। 10वीं की परीक्षा के बाद हमें ये पता नहीं लग पाता कि 10वीं में हमने जो पढ़ा उसमें से कितना अंश हमें आता है, कितना नहीं आता है, हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा।
परीक्षा उस चीज़ की नहीं होती। परीक्षा उस चीज़ की होती है कि जो टीचर के दिमाग में है वो आपको आता है या नहीं। 10वीं की परीक्षा कभी हमारी ये मदद नहीं कर पाती कि 10वीं में जो ज्ञान दिया जाना चाहिए था या जिसको महत्वपूर्ण माना गया था, वो ज्ञान में मेरी समझ क्या बन पाई है। इसमें हमारी 10वीं की परीक्षा, अगर मान लीजिए एक विद्यार्थी के 50% अंक आते हैं, तो क्या उस 50% अंक से वो विद्यार्थी ये जान पाता है कि उसको 10वीं की कितनी समझ बन पाई है? नहीं। वो 50% अंक सिर्फ इस चीज़ के हैं कि जो शिक्षकों ने पूछा उसमें से 50% का आप जवाब दे पाए हैं सही। तो 10वीं का सीखने का जो मूल्यांकन है वो इन परीक्षाओं के माध्यम से नहीं होता। दरअसल ये परीक्षाएं करती क्या है, परीक्षाओं की भूमिका क्या है? देखिए, हमारी जो दस्तावेज है, शैक्षिक दस्तावेज हैं, वो परीक्षा को एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया के तौर पे देखते हैं और देखते नहीं, उसको स्थापित करते हैं कि शिक्षा एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है और वो एक निर्वैयक्तिक प्रक्रिया है, यानी कि सबके साथ समान व्यवहार करने वाली है परीक्षा। हम सभी इस पे विश्वास करते रहे हैं। शिक्षा से जुड़े हुए या शिक्षा से नहीं जुड़े हुए लोग सभी ये मानते हैं कि परीक्षा प्रणाली अपने आप में एक वस्तुनिष्ठ प्रणाली है। और मैंने अपने शोध के दौरान पाया कि शिक्षा से जुड़े लोग भी इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। इवन अगर हम शिक्षकों की भी बात करें तो शिक्षक भी इस पे विश्वास करते हैं कि नहीं, 10th का मतलब हो गया कि बच्चे का सही मूल्यांकन, 10वीं का मतलब ये हो गया। अब यहाँ पर मैं बात अपनी ये रखना चाहूँगी, क्या 10वीं का मतलब, 10वीं की परीक्षा का मतलब बच्चे का सही मूल्यांकन है या नहीं? हम कैसे कह सकते हैं कि बच्चे का सही मूल्यांकन है, बच्चे के सीखे का सही मूल्यांकन है, जबकि हमने उनको सीखने के समान अवसर नहीं दिए? अब फिर मैं उसी प्रश्न पे आती हूँ, क्षेत्रीय भिन्नता। एक बच्चा जो गांव में बैठा हुआ है, जो एकल शिक्षक स्कूल का, जिसमें टीचर एक है पढ़ाने वाला, और वहाँ पर किसी तरह की सुविधाएं नहीं हैं, उस गांव में पढ़ने वाला वो बच्चा, और यहाँ महानगर में बैठा हुआ उस पीढ़ी का बच्चा जिसके माँ बाप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IITs में हैं या प्रोफेसर हैं, क्या हम दो बच्चों की तुलना कर सकते हैं? उन दो बच्चों के परीक्षा परिणामों की तुलना कर सकते हैं? 10वीं ने अपनी ऑब्जेक्टिविटी दिखा दी। ऑब्जेक्टिविटी किस फॉर्म में दिखाई 10वीं ने? कि प्रश्न पत्र किसने बनाया, नहीं पता। प्रश्न पत्र जांच कौन रहा है, नहीं पता। किसका आंसर शीट है, नहीं पता। ना तो विद्यार्थी को पता, और ये बात विद्यार्थी और टीचर सबके दिमाग में होती है कि टीचर को थोड़ी ना पता कि आप किस श्रेणी से हैं, तो इसलिए इसका मतलब जो लिखा है उसी का मूल्यांकन हो रहा है। जो लिखा है उसी का मूल्यांकन हो रहा है, लेकिन वो लिखने लायक स्थितियाँ क्या बच्चों को दी गई? तो फिर ऐसी स्थिति में ये जो परीक्षा प्रणाली है, ये समानता लाने वाली नहीं, विषमता को बढ़ाने वाली परीक्षा प्रणाली है। विषमता को पोषने वाली, विषमता पोषी है। आप शिक्षा के समान अवसर नहीं दे रहे हैं, आप बच्चों को सफलता प्राप्त करने के समान अवसर नहीं दे रहे हैं, और आप अपनी ऑब्जेक्टिव होने की घोषणा लगातार कर रहे हैं। 10वीं की परीक्षा ये भूमिका निभाती है। 10वीं की परीक्षा बच्चे का मूल्यांकन नहीं करती, वो सिर्फ सर्टिफिकेशन करते हैं कि आप यहाँ पर हैं, आप इस पोजीशन पर हैं। क्या सर्टिफिकेशन से, देखिए सर्टिफिकेशन होता क्यों है, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। सर्टिफिकेशन हम इसलिए करते हैं कि बच्चे को, एक तो मास में हम सर्टिफिकेशन करते हैं, मास में एक साथ परीक्षा लेते हैं तो उस पर पैसा कम खर्च होता है। एक साथ परीक्षा लेने पर एक साथ एक प्रश्न पत्र बनता है, पैसा कम खर्च होता है, क्योंकि हम मूल्यांकन पर, देखिए मूल्यांकन आकलन अपने आप में एक अलग तरह की चीज़ है, लेकिन हम उस मूल्यांकन को, उस आकलन को सिर्फ परीक्षा में तब्दील कर देते हैं कि परीक्षा ही वो माध्यम है, क्योंकि ये माध्यम सस्ता माध्यम होता है बच्चों के अचीवमेंट या उपलब्धि को परखने का। एक सस्ता माध्यम है। आपने प्रश्न पत्र बना दिया, आपने दे दिया, एक समान घंटे में दिया है, आपने सबको एक बराबर घंटे दिए हैं पढ़ने के, लिखने के लिए, आपने कहीं कोई भेदभाव नहीं किया।
सबको एक समान अवसर दिए हैं। एक बच्चा एसी में बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है, एक बच्चा गांव सुदूर गाँव में जहाँ पर लाइट भी नहीं है वहाँ पर परीक्षा दे रहा है। आप इन सभी विषमताओं को, लगातार असमानताओं को नज़रअंदाज करते हैं और अपने वस्तुनिष्ठ होने की घोषणा करते हैं। ये वस्तुनिष्ठता अपने आप में विषमता पोषी है, क्योंकि आप सिर्फ सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। आपको 12th में अलग अलग विषयों में डिवाइड करना है, तो ये सबसे सस्ता सर्टिफिकेशन है। 12th में सर्टिफिकेशन इसलिए क्योंकि कॉलेज अपने अपनी परीक्षाएं नहीं ले सकते प्रवेश के लिए, या व्यवसाय अपनी परीक्षा नहीं लेना चाहते, तो बहुत आसान है कि आपको किसी व्यवसाय में जाना है तो वो व्यवसाय आपके अंक देख ले 10वीं के क्या है। जबकि अगर हम इनके संदर्भ में अनुसूचित जाति जनजाति वंचित समाज, जिसमें महिला की वंचना भी अपने आप में कोई छुपी हुई वंचना नहीं है। महिला की वंचना आप इसी रूप में देखिए ना कि जाति की वंचना तो फिर भी दो अलग समूहों की वंचना है, लेकिन महिला की वंचना तो ये है कि आप एक ही परिवार में रहकर भी आप वंचना के शिकार हैं। एक ही परिवार में हैं, अगर आप आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रांग नहीं हैं तो आपका भाई प्राइवेट में जाएगा और आप सरकारी में जाएंगे, और अगर आप इतने भी स्ट्रांग नहीं हैं तो आपका भाई शिक्षा प्राप्त करेगा और आप घर में रहेंगी। महिला की वंचना तो इस स्तर की वंचना है। और फिर उसके बाद अगर हम देखें कि अपनी गोपनीयता के आधार पर ये अपनी विश्वसनीयता को स्थापित करती है 10वीं की परीक्षा, और फिर इसका पूरा दारोमदार आ जाता है परीक्षार्थी पर। यानी कि इतना अपने आप को निर्व्यक्तिक प्रस्तुत करती है परीक्षा प्रणाली कि वो एक निर्व्यक्तिक है। उसको नहीं पता कि किसका प्रश्न पत्र है, उसको नहीं पता कि किसकी आंसर कॉपी है, आंसर की किसकी है। हम एकदम ऑब्जेक्टिव हैं। जो ये निर्व्यक्तिकता है, ये परीक्षार्थी के दिमाग में भी वो जगह बना लेती है कि अपने इस परिणाम का जिम्मेवार मैं हूँ। और इसी का परिणाम है कि परीक्षार्थी आत्महत्या की स्थिति पर भी पहुँचता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि जो परिणाम है इसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, होल सोल जिम्मेवारी। अब देखिए यहाँ पर शिक्षा की क्या भूमिका है। हम इस शिक्षा के माध्यम से अपनी उस अवस्थिति को नहीं समझ पाते हैं, और अपनी अवस्थिति, हमें इस अवस्थिति में पहुंचाने वालों कारकों की पड़ताल नहीं कर पाते हैं कि आखिर मेरी, कभी हम ये नहीं कहते कि नहीं परीक्षा में गड़बड़ी है। इसीलिए एक जो टॉप करता है वो आत्मलीन हो जाता है, और जो फेल होता है वो आत्महीनता का शिकार हो जाता है। इतना ज़्यादा अपनी वस्तुनिष्ठता और निर्व्यक्तिकता को और अपनी समान अवसर देने वाली अपने आप को परीक्षा घोषित करते कि अंततः वही जो कि एक तरह से कहें कि वो शिकार है, शिकार ही अपने आप को जिम्मेवार मानने लग जाता है। विद्यार्थी इस परीक्षा प्रणाली का शिकार है, लेकिन वो शिकार अपने आप को ही जिम्मेवार मानने लग जाता है कि नहीं, मेरी जो उपलब्धि है, जिस जगह पे मैं पहुंचा हूँ, वो उसका कारण मात्र मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। अब इसमें देखते हैं हम कि इसमें जनसंचार माध्यम क्या भूमिका निभाते हैं। अक्सर जब भी 10वीं का परिणाम आता है, 12वीं का परिणाम आता है, अखबारों में बड़ी बड़ी फोटोएँ आती हैं, और उन फोटोओं में हम देखते हैं कि लड़के लड़कियाँ, फोटोएँ किनकी आती है, जो टॉप करते हैं। और वो कुछ एक स्कूल दिल्ली के नज़र आने लग जाते हैं। अगर मैं दिल्ली के संदर्भ में बात करूँ, जीसस मैरी स्कूल या इस तरह के कुछ एक स्कूल बने बनाए पैटर्न पर पत्रकार जाते हैं और उन स्कूलों के रिजल्ट देखते हुए उन विद्यार्थियों की फ़ोटो खींच लेते हैं। प्रोफेसर कृष्ण कुमार इस पर लिखते हैं कि बार बार जिस तरह की हेडिंग आती है कि लड़कियों ने बाजी मारी, इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी, इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी, ये इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी उस सच्चाई को छुपा देता है कि लड़कियां कितनी पहुंची हैं इससे कोई मतलब नहीं है। और इस सच्चाई को भी छुपाता है कि जो टॉप करने वाले विद्यार्थी हैं, जो बाजी मारने वाले विद्यार्थी हैं, वो किस पृष्ठभूमि के, किस भू समाजो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हैं। वो क्या उनके इस टॉप करने में, क्या उनके इस अव्वल आने में उनकी उस भू समाजो सांस्कृतिक अवस्थिति ने कोई भूमिका निभाई है या नहीं।
इस बात को हमारे सारे समाचार पत्र अपने विश्लेषण में और अपनी यहाँ तक कि खबरों में छुपा जाते हैं, और वो उनकी समाचार पत्रों में उन विद्यार्थियों को तो जगह मिलती ही नहीं जो सामान्य तौर पे पास होते हैं। या तो टॉपर्स को मिलती है या फिर कुछ एक जगह मिलती है जो एक्सट्रीम होता है, आत्महत्या वाले केसेस को वो कुछ जगह देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वो चुप्पी साध लेते हैं कि जो आत्महत्या कर रहे हैं या जो फेल होने वाले विद्यार्थी हैं वो किस भू समाज और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से हैं, वो किस धर्म के हैं, वो किस जाति के हैं, वो किस लिंग के हैं, इसको वो छुपा जाते हैं लगातार। सॉरी। कुछ एक खबर और आती हैं अखबारों में कि एक स्कूटर चलाने वाले के बच्चे ने टॉप किया, और खबर आती है कि छोला भटूरे बेचने वाले की बच्ची ने टॉप किया। देखिए, इस तरह की जो खबरें जगह स्थान पाती हैं वो दरअसल उसी सोशल, आप ये कह सकते हैं कि इनको हम सोशल एक्सेप्शंस कहते हैं, यानी सामाजिक अपवाद। और ये सामाजिक अपवाद एक सामान्य नियम को ही स्थापित करते हैं। सामान्य नियम क्या? कि आप न्यूज़ ही इसलिए बने, आप खबर ही इसलिए बने क्योंकि सामान्य तौर पे उम्मीद नहीं की जाती कि एक छोला बेचने वाले या स्कूटर चलाने वाले का बच्चा टॉप किएगा, यानी उसने विपरीत परिस्थितियों में टॉप किया है। इसका मतलब ये भी स्थापित होता है कि टॉप करने की कुछ परिस्थितियां हैं। यहाँ पर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि टॉप, जब हम इस कहते हैं, ये खबर क्यों बनी कि एक स्कूटर चलाने वाले टॉप किया या एक टैक्सी ड्राइवर का बच्चा आईएएस ऑफिसर बना। जब हम इसको प्रस्तुत करते हैं एक प्रेरणा के तौर पर, लेकिन ये जो प्रेरणा के तौर पे आप इसको प्रस्तुत करते हैं, दरअसल ये एक सोशल रियलिटी को ही हाईलाइट करता है कि वो न्यूज़ ही इसलिए बन रहा है कि उससे उम्मीद नहीं की जाती कि वो टॉप करे, उससे उम्मीद नहीं की जाती कि वो आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन ऐसा हुआ। तो यानी आप उससे प्रेरणा लीजिए, लेकिन आप उन स्ट्रक्चर्स पे मत जाइए घूम फिर कर, जो स्ट्रक्चर्स इस रियलिटी को छुपा देते हैं कि आपसे टॉप करने की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन आपने टॉप कर लिया। और टॉप करने के कुछ भू समाजो सांस्कृतिक आधार होते हैं, पूंजी होती है, कैपिटल होती है, उन पे कोई बात नहीं करता है, और ना ही समाचार पत्र उन पर बात करना चाहते हैं। समाचार पत्र का अभी तो जो मीडिया का हाल है वो हम सब उसी से परिचित ही हैं, लेकिन शिक्षा के संदर्भ में जो भूमिका निभाते हैं हमारे समाचार पत्र, वो मैं आपके सामने थोड़ा सा रख रही थी। अब हम मानते हैं परीक्षा समान अवसर देने वाली है, तो ये बात भी मैं अपनी रख चुकी हूँ कि क्या वाकई में परीक्षा समान अवसर दे रही है, या जो असमान अवसरों से निकले हैं उनके उन असमान अवसरों के आधार पे ही उनका ठप्पाकरण कर रही है कि अब तुम इस ग्रेड के हो गए, तुम उस ग्रेड के हो गए, तुम उस ग्रेड, जो कहीं कोई मदद नहीं करता सिवाय आत्महीन होने के। वो बच्चे आत्महीन होते हैं, उन बच्चों को लगता है कि उनको कुछ नहीं आता, और सिर्फ उनको नहीं, उनके परिवारों को, समाज में उन बच्चों का क्या स्थान होता है, ये हम सभी इससे गुजर चुके हैं और गुजरते हैं अपनी लाइफ में, हम देख सकते हैं। देखिए, अब ये तो एक संसार हो गया जो हमारी जो शैक्षिक दस्तावेज हैं वो भी इन पर कुछ बात करते आए हैं कि वो इस बात को तो स्वीकारते आए हैं कि परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ियाँ हैं, कहीं पर मूल गड़बड़ियों पर भी आए हैं, कमियों पर भी आए हैं। लेकिन जब हम उसको परिवर्तन की बात करते हैं तो वो इसकी गोपनीयता को, इसकी वस्तुनिष्ठता को और निर्वैयक्तिकता को बनाए रखते हैं, क्योंकि उनका नहीं, हम सभी का, जिसके शिकार हम सभी हैं, हम सभी का मानना ये है कि और क्या उपाय है हमारे पास। अगर 10th की परीक्षा इस तरह से नहीं लेंगे तो और क्या उपाय होगा। इस 10th की परीक्षा को एक दूसरा धड़ा, जिसको हम आलोचनात्मक चिंतन वाला धड़ा कहते हैं, वो छलनी तंत्र मानता है। यानी आप देखेंगे कि 2010 के बाद वैकल्पिक हो गई थी 10वीं की परीक्षा,
और वो वैकल्पिक जो परीक्षा हम की थी उसका मतलब ये था कि आप चाहें तो बोर्ड परीक्षा दें, चाहे तो आप 10वीं की स्कूल आधारित परीक्षा दें। अब ऐसे में वो बच्चे 10वीं पास करने, 12th पास करने की स्थिति में आते हैं, लेकिन जिस वस्तुनिष्ठ परीक्षा को आप देखेंगे कुछ एक वर्षों में, मतलब 10 साल भी नहीं बीते कि उसको वापस पलट दिया गया कि नहीं 10वीं की परीक्षा बोर्ड की परीक्षा ही रहेगी, वो वैकल्पिक नहीं हो सकती। हम विकल्पहीनता की स्थिति में हैं और फिर हम इससे करते क्या, हम छलनी की तरह यूज़ करते हैं 10वीं की परीक्षा को। जो आलोचनात्मक चिंतन की धारा है वो छटनी तंत्र के तौर पर इसको रेखांकित करती है। ये करती क्या है, क्योंकि हमारे पास 10वीं के बाद 12वीं करने के लिए विद्यार्थी अलग अलग विषयों में जाने के लिए, हमें देखेंगे कि एमसीडी जितने स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल जितने होते हैं, उनसे कम स्कूल हमारे पास सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में हम ये मान के चलते हैं कि 5वीं के बाद सभी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में नहीं जाएंगे। ये एक स्ट्रक्चरल स्वीकार्यता है कि 5वीं एमसीडी स्कूलों की संख्या ज़्यादा और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या कम। तो हम ये मान लेते हैं कि इनमें से सभी विद्यार्थी मिडिल और हायर स्कूल में नहीं जा पाएंगे। और फिर जब 10वीं 12वीं की परीक्षा में हम उनको और छटनी कर देते हैं तो कॉलेजों की संख्या आप देख लेंगे कितनी है, कितनी कम कॉलेजों की संख्या है। और हम ये मान के चलते हैं कि इसमें से, इसलिए अगर हम ये परीक्षा को हटा देंगे 12वीं की और 10वीं की परीक्षा को, तो एक क्योस मच जाएगा। बोर्ड की परीक्षा को अगर हम हटा देंगे तो एक क्योस मच जाएगा कि कॉलेज कैसे छांटे बेस्ट को, कॉलेज कैसे बेहतर को अपनी जगह, अपने यानी जो बेहतर ऑलरेडी अपने आप को बेहतर साबित कर चुके हैं, मैं बेहतर विद इन कोड कह रही हूँ, यानी जो अपने आप को ऑलरेडी बेहतर साबित कर चुके हैं, हमें सिर्फ उनको पिक करना है। ये जिम्मेवारी हमारी नहीं है कि हम उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन करें। उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए 10वीं और 12वीं को रख रखा है। तो ये बेसिकली छटनी तंत्र का एक छलनी की तरह यूज करते हैं कि इस छलनी में जो मोटे मोटे रह जाएंगे, बाकी सब नीचे निकलते चले जाएंगे। अब जो नीचे निकल गए वो खुद अपने आप को दोषी मानते हैं कि हाँ, मैं शायद उतना मोटा नहीं था, या मतलब उस छलनी की जो योग्यता, छलनी जिस तरह की योग्यता की मांग कर रही थी, मैं उस पर खरा नहीं उतरा, इसलिए मैं उससे बाहर हूँ। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक सामाजिक असंतोष जो कि उपज सकता था, एक सामाजिक असंतोष जो कि उपज सकता था, उसको भी खत्म करने का तंत्र है। क्योंकि अब मेरे अंदर कोई सामाजिक असंतोष नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अपनी परीक्षा परिणाम का जिम्मेवार मैं खुद हूँ। मुझे तो अवसर मिला था पूरा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो उस असामाजिक असंतोष को पनपने नहीं देती ये परीक्षा प्रणाली। कन्वेयर बेल्ट, वो आलोचनात्मक धड़ा इस परीक्षा प्रणाली को कन्वेयर बेल्ट बोलता है। यानी आपको वो आगे आगे और फर्दर आगे छांट कर जो छटने लायक हैं उनको छांटता चला जाता है और बाकियों को आगे के लिए आगे बढ़ाता चला जाता है परीक्षा प्रणाली। इस परीक्षा प्रणाली ने 10वीं और 12वीं की दोनों की परीक्षा प्रणाली ने कहीं पर भी आपकी योग्यताओं और आपकी क्षमताओं का आकलन नहीं किया है। इसने सिर्फ और सिर्फ आगे के जो संस्थान हैं उन संस्थाओं के लिए आपको छांटा है कि अब आप आगे जाने लायक नहीं है और आप असंतोष भी नहीं पाल सकते। क्यों? क्योंकि आपको अवसर मिला था। अब देखने लायक बात यह है कि इस परीक्षा प्रणाली से, इस शिक्षा व्यवस्था से निकलने के बाद हम में से कितने विद्यार्थी और हम में से कितने शिक्षक ऐसे हैं जो कि अपनी अवस्थिति, यानी आज मेरे अगर अंक ये आए हैं तो इसका सीधे सीधे जिम्मेवार मैं अकेला नहीं हूँ, वो व्यवस्था जिम्मेवार है। जिस व्यवस्था ने मुझे, जिसको प्रोफेसर सदगोपाल पुश आउट कह रहे हैं, वो पुश आउट सिर्फ वहाँ नहीं है, वो पुश आउट ये भी है। अगर आपको 50% मार्क्स दे दिए गए 10th में और उसके बाद ये कहा गया कि अब आप साइंस नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि आपके 50% है, तो साइंस स्ट्रीम से आपको पुश आउट किया, आपको कॉमर्स स्ट्रीम से पुश आउट किया।
चाहे आपकी इच्छा कुछ भी हो पढ़ने की, लेकिन आपको उससे पुश आउट कर दिया गया। अगर आपके 12वीं में 99.9% नहीं है तो आपको स्टीफन कॉलेज से पुश आउट कर दिया गया। और अगर आपको इतने भी नहीं है कि आप किसी कॉलेज में स्थान पाएँ, तो आपको कॉरस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार से पढ़ने के लिए उन निरंतर रेगुलर कॉलेजेस से पुश आउट कर दिए गए। ये एक तरह का पुश आउट ही है, जिसको हम ये मानते हैं कि नहीं ये हमारी क्षमताओं का मापन है। नहीं, ये क्षमताओं का मापन नहीं है, ये एक तरह का पुश आउट है कि आपको वहाँ से पुश आउट किया जा रहा है, धकेला जा रहा है। लेकिन हम लोग अपनी इस अवस्थिति का जिम्मेवार अपने आप को ही मानते हैं। कहीं पर भी हम ये प्रश्न नहीं खड़ा करते हैं। प्यास बहुत लग रही है, क्षमा चाहती हूँ। हम कहीं पर भी इस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्या परीक्षा में जो प्रश्न पत्र बना, अक्सर मैं अपने विद्यार्थियों के साथ इसको सीआई में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देती हूँ कि आप सीआई में आ गए और आपको लग रहा है कि वी आर सीआईएंस, हम लोग वो विद्यार्थी हैं जो परीक्षा पास कर यानी एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ और उस ऑब्जेक्टिव टेस्ट से निकल कर हम लोग यहाँ पहुँच गए। यानी पूरे भारतवर्ष में जितने विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में बैठे, उन विद्यार्थियों में हम श्रेष्ठ थे। तो आप एक आत्ममुग्ध छवि से ग्रसित हो गए, है ना। लेकिन ये छवि तब ध्वस्त होती है जब मैं उनसे ये पूछती हूँ कि अगर मान लीजिए ये प्रश्न पत्र, जिस प्रश्न पत्र को हमने बैठ के बनाया, यही प्रश्न पत्र अगर किसी और हिमाचल यूनिवर्सिटी से बना होता, या यही प्रश्न पत्र बड़ोदरा से बना होता, यही प्रश्न पत्र मान लीजिए झारखंड के किसी विश्वविद्यालय से बना होता, तो क्या टॉपर आप होते? तब वो थोड़ा सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि ये आप जो टॉप में आ रहे हैं, जिस प्रतिभा का आप गुणगान कर रहे हैं, जिस प्रतिभा के बल पे आप दूसरों को आत्महीन बना रहे हैं, वो कोई वस्तुनिष्ठ चीज़ नहीं है प्रतिभा। बस वो सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि पूछने वाला और पढ़ाने वाले के संयोग। अगर पढ़ाने वाली मैं हूँ और मैंने उन सब चीज़ों को उस तरह से पढ़ाया और प्रश्न पत्र बनाया, तो निश्चित तौर पर वही विद्यार्थी उस प्रश्न सफल होंगे जो उस तरह के करिकुलम से निकले हैं या उस तरह के शिक्षकों के संपर्क में आए हैं, अध्यापिकाओं के संपर्क में आए हैं। तो जो हम आत्ममुग्ध हो जाते हैं, वो आत्ममुग्धता दरअसल उस तरह की आत्ममुग्धता की चीज़ है नहीं, क्योंकि ये आत्ममुग्धता हमें इसलिए आती है। और आप देखेंगे कि परीक्षा प्रणाली तो अपने आप में एक ऐसा विषय हो गई है कि मैं अभी वो किताब देख रही थी और मैं बार बार ये कह रही थी कि हम इनकी परीक्षा और पाठ्य पुस्तकों की विशेष स्थिति को पहचाने ना पहचाने, लेकिन राजनेता इसकी विशिष्ट स्थिति को जरूर पहचानते हैं। आप सभी परिचित होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर पुस्तक लिखी है, परीक्षा वॉरियर। देखिए, अब ये अपने आप में दिखाता है कि जो परीक्षा नाम का फिनोमिना है, उसको लेके जो समझ है, वो समझ ये है कि ये तो ऐसे ही रहेगी और ये अपने आप में पूर्णतः ठीक है। अब आपको तैयारी करनी है उसके लिए, यानी आपको उसके लिए तैयार होना है। और वो तैयार किस तरह से होना है? अगर मैं उस पुस्तक को पढ़ रही थी तो आपको योग करना है, आपको ध्यान करना है। ये बात आप देखिए कि जब 10th की और 12th की परीक्षाएं शुरू होती हैं तो एक खास तरह की हेल्पलाइन स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें माता पिता को किस तरह से बच्चों से डील करना है, बच्चे किस तरह से डिप्रेशन से, डर से, भय से छुटकारा पाएँ। यानी परीक्षा अपने आप में भयकारी है, परीक्षा अपने आप में भय पैदा करने वाली है, बस आपको किसी तरह से मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें उसी तरफ हमें लेके जाती है। जब हम जो टॉप करते हैं उनको पुरस्कृत करते हैं, जहाँ हम टॉप करने वालों को पुरस्कृत कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर दूसरी तरह ये भी बता रहे हैं कि जो कम नंबर लेकर आए हैं वो क्या कहना चाहिए उनको, कि वो बहुत ही योग्य नहीं है।
और समाज में उनका स्थान नहीं है। तो ये परीक्षा प्रणाली की जो अवस्थिति है, परीक्षा प्रणाली की जो कार्य है, क्या हम परीक्षा प्रणाली के इस कार्य को पहचान पाते हैं? क्या हम ये देख पाते हैं कि परीक्षा प्रणाली में पूछे गए प्रश्न या परीक्षा प्रणाली में जिस तरह की चीज़ें आती हैं वो कहीं ना कहीं अभिजाति के ज्ञान का ही प्रतिनिधित्व करती हैं? क्योंकि जो पहले से अगड़े हैं, जो पहले से बढ़त लिए हुए हैं, ये परीक्षा प्रणाली हमारी सांस्कृतिक पूंजी का पड़ताल नहीं करती है कि किस तरह की सांस्कृतिक जो बच्चे टॉप कर रहे हैं वो किस तरह की सांस्कृतिक पूंजी से आए हैं, किस तरह की सामाजिक पूंजी उनके पास रही है। इसकी बात नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। उसको तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है कि उन बच्चों ने परीक्षा की उनकी क्लासेस हुई भी हैं, नहीं हुई हैं। ज्ञान के साथ जो मैंने पाठ्य पुस्तकों की बात की कि क्या पाठ्य पुस्तकें वास्तव में उनके ज्ञान उनको वो सहजता दे पा रही है, नहीं दे पा रही, परीक्षा को कोई लेना देना नहीं है। और परीक्षा का लेना देना हम ये कह सकते हैं कि अभिजातियों के पक्ष में खड़े होने वाला वो तंत्र है जो कि आपकी हेजेमनी, अभिजातियों की हेजेमनी को कायम रखता है। क्योंकि अभिजाति के पास तो सारी सुविधाएं हैं जिससे कि वो अपने बच्चों को कोचिंग, और परीक्षा प्रणाली एक और जो बहुत बड़ी बात करती है कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेस देती है। इसलिए भी परीक्षा प्रणाली को हटाना पसंद नहीं किया जाता है। बिजनेस किस तरह का देती है कि अगर हम देखें कि जब हम स्कूलों का चयन करते हैं तो अक्सर माता पिता ये देखते हैं कि किन विद्यालयों में परीक्षा परिणाम 10वीं और 12वीं का बेहतर आया है, तो हम ये मान के चलते हैं वो विद्यालय चाहे जितनी मर्जी फीस ले रहे हों, हम उन विद्यालयों में, हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारा बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है, हम सिर्फ ये देखते हैं उस स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है से मतलब नहीं होता। हमारे सामने सिर्फ डाटा होता है 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम। तो इसलिए स्कूल भी उनको ही डिस्प्ले करते हैं कि देखिए हमारे यहाँ का परीक्षा परिणाम ये है, तो ये क्या है, ये एक तरह का व्यवसाय है। कोचिंग सेंटर्स चलते हैं कि हम इतने प्रतिशत अंक दिलवा देते हैं, हम इतने प्रतिशत सफलता की गारंटी लेते हैं। तो जो पहले से बढ़त लिए हुए हैं, उनके पास आर्थिक बढ़त लिए हुए हैं वो आर्थिक बढ़त वाले तो फिर शैक्षिक बढ़त में भी आ जाएंगे। लेकिन मतलब मैं दुख कहूँ या पता नहीं, शायद भावनात्मक स्तर पे नहीं जाना चाहिए, मुझे हैरानी इस बात की होती है कि हम इस परीक्षा प्रणाली पर कभी भी सवाल नहीं खड़े करते हैं। और ये परीक्षा प्रणाली सफलता को एक व्यक्ति के तौर पर, व्यक्ति के साथ चस्पा करती है, उसके उस सारे आयामों को छुपा जाती है जिससे कि उस बच्चे को बढ़त मिली है। मुझे लगता है कि अब मैं अपनी बात यहाँ पर ख़त्म करती हूँ कि किस तरह से परीक्षा प्रणाली अभिजातियों के पक्ष में खड़ी होती है और स्टेटस को, यथास्थिति को बनाए रखती है, और जिस शैक्षिक विषमताओं की हम बात कर रहे थे, सामाजिक विषमताएं को ये शैक्षिक विषमताओं में तब्दील कर देती है, उन सामाजिक विषमताओं को ये शैक्षिक विषमताओं में तब्दील कर देती है। सामाजिक विषमता जैसे होगी आर्थिक विषमता, जातिगत विषमता, और वो सारी आर्थिक विषमताएं, जातिगत विषमताएं हमें शैक्षिक विषमताओं में नज़र आने लगती है कि देखिए वही आगे चल रही हैं, और परीक्षा उसका बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि ये अनक्वेश्चनेबल है। एक बार आपके जो 10वीं में अंक आ गए वो अपलटनीय हैं। आप अगर चाहें कि मैं अपने 10वीं के परीक्षा परिणाम को सुधारूं, क्योंकि जब एक बच्चा, ऐसा बच्चा जो विद्यालय में जाता है जिसके फर्स्ट लर्नर जनरेशन है, उसमें एस्पिरेशन, बच्चे को जो माहौल नहीं मिल रहा, वो तो एक बात है ही है कि माँ बाप की अपेक्षाएं भी और समाज की अपेक्षाएं भी उसके साथ वो नहीं होती है जो एक ऑलरेडी सांस्कृतिक पूंजी लिए हुए जिसके माँ बाप डॉक्टर या इंजीनियर हैं, कि उनके सामने तो शुरुआती 90% से अबव की होती है। इस पर मैं एक वंचित समाज के एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि एक बच्चे की जब 3rd डिवीज़न आई तो उस बच्चे ने किस तरह से कोप अप किया अपनी उस 3rd डिवीज़न के साथ। उससे पूछा गया कि आपके क्या मार्क्स आए हैं, तो उस विद्यार्थी का जवाब था कि मेरी 1st डिवीज़न आई है
बट 2 बॉडीगार्ड्स, विद 2 बॉडीगार्ड्स। है फर्स्ट डिवीज़न लेकिन उसके साथ 2 बॉडीगार्ड भी बोले तुम सिंगल चलते हो लेकिन मैं समूह में चलता हूँ, मैं 2। देखिए विरोध कहीं ना कहीं वंचित समाजों की तरफ से हल्का फुल्का विरोध दिखता है, या ये कहें कि असंतोष दिखता है, लेकिन वो असंतोष भी उस परीक्षा प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला नहीं होता। अब मैं यहाँ पर अपनी बात ख़त्म करती हूँ। अब आपके प्रश्न हैं तो प्लीज़ ज़रा अपने प्रश्न मुझे बताएं। नवल जी, मुझे प्रश्न फिर से चाहिए क्योंकि मैं स्क्रीन पर प्रश्नों को देख नहीं पाई हूँ। अगर मैं कहीं अपनी बात को, हाँ, मैं 86 की पॉलिसी की बात जो कर रही थी कि क्या, अगर अंत में मैं कंक्लूड करूँ तो ये कहूँगी क्या जिस लक्ष्य को लेकर हमारी पॉलिसी ने बात रखी थी, क्या उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाए हैं? तो मतलब मेरी समझ ये कहती है कि नहीं, हम उस लक्ष्य से अभी भी बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। एक प्रश्न बीच में आया कि क्या, प्रदीप जी ने प्रश्न किया था कि क्या नई शिक्षा नीति इस दिशा में ले जाने वाली है? प्रदीप जी, मैंने नई शिक्षा नीति थोड़ी सी पढ़ी, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी है, भी हल्का फुल्का ही पढ़ा, लेकिन आप देखेंगे कि परीक्षा प्रणाली के संदर्भ में जो सरकार ये शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति लेकर आ रही है, उसका रवैया क्या रहा है। उसने जो वैकल्पिक किया था, 2010 में वैकल्पिक किया गया था बोर्ड परीक्षा को, उन्होंने उसको दोबारा पलट दिया। ये शिक्षा नीति बात तो करती है कि बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो मैंने एक जगह नोट किया था, हाँ, वो बच्चों को आगे की शिक्षा में भेजने के लिए और व्यवसायों में भेजने का काम करती है। आप ये बात कर रहे हैं कि वो ये काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसी धारणा को पुष्ट कर रहे हैं, पुख्ता कर रहे हैं कि वो एक कन्वेयर बेल्ट का काम कर रही है। तो जो कन्वेयर बेल्ट काम कर रही है तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ों को निकालती भी जा रही है। आपका संदर्भ बिंदु वो निकलने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो कंकड़ है। अगर हम छलनी की बात करें तो छलनी में से कंकड़ निकलते हैं और हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। महत्वपूर्ण चीज़ों को हम, जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमारी छलनी के अंदर रहते हैं, बाकी कंकड़ वेस्ट चीज़ निकल जाती हैं। तो उसी तरह से जो परीक्षा प्रणाली है वो भी जिनको उनको आगे लाना है, ऊपर लाना है, वो धीरे धीरे ऊपर आते रहते हैं और बाकी कंकड़ की तरह उसमें से बाहर निकल जाते हैं। इससे ज़्यादा उनसे उनका और कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस परीक्षा प्रणाली में कहीं पर भी उनकी बात होती ही नहीं जो इस परीक्षा व्यवस्था से बाहर निकल गए। नवल जी, अब कोई प्रश्न है तो आप मुझे प्लीज़ बताएं, नहीं तो मेरा गला सूख चुका है, लगभग लग रहा है कि 1.5 घंटा होने जा रहा है। क्या एक ही प्रकार के सरकारी विद्यालय नहीं हो सकते, विभिन्न प्रकार के सरकारी स्कूल जनता के? हाँ, देखिए, आपने खुद ने अपनी बात में लिखा है कि विभिन्न प्रकार के स्कूल जनता के साथ छलावा है। जी हाँ, ये छलावा ही है। और एक तरह के सरकारी स्कूल यानी समान स्कूल प्रणाली की लड़ाई को ख़त्म करने के लिए ही हमने तरह तरह के सरकारी स्कूल खड़े कर दिए कि आप निजी स्कूलों से लड़ेंगे। आप पहले इसको एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जब हमने आरटीई में 25% का रिजर्वेशन दिया कि आप वंचित वर्ग के बच्चे भी 25% आरटीई के थ्रू प्राइवेट स्कूलों में जगह पा सकेंगे, तो हम उस कॉमन स्कूल या समान स्कूल प्रणाली की लड़ाई को वहीं हार चुके हैं। क्योंकि आप उस जिस जगह की आप बात कर रहे हैं वो एक तरह से मतलब कम से कम मेरी समझ ये कहती है, मैं पूरी तरह से नहीं कह सकती, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि वो जो असंतोष पनप सकता था प्राइवेट स्कूल को लेकर, आपने एक सेफ्टी वॉल का काम कर दिया है कि अब वो असंतोष नहीं। अब वंचित वर्ग किस चीज़ में लग जाता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन किस में लगता है कि किसी तरह से सर्टिफिकेट बनाकर मैं अपने बच्चे को उसमें एडमिशन दिला दूँ। समान स्कूल प्रणाली होती
और एक स्कूल व्यवस्था यानी सरकारी स्कूलों में भी आपने इतनी व्यवस्थाएं खड़ी कर दी हैं कि आप प्राइवेट स्कूल के बारे में छोड़िए, आप तो खुद कई व्यवस्थाओं में हैं। इवन आपने सरकारी स्कूलों में भी प्रतिभा विकास विद्यालय निकाल दी कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनको अलग कीजिए और उनको बेहतर टीचर मुहैया करवाइए। तो ये आपने जो और स्तरीकरण कर दिया है, ये एक तरह से और शैक्षिक विषमताओं को बढ़ाने की तरफ ही आपका अगला कदम है, आपके कदम है ये व्यवस्था। देखिए, कुल मिला के बात यह है कि व्यवस्था अपनी अभिजात्यता और अपना जो होल्ड है उसको बनाए रखना चाहती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही भी कि राजनेता इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि परीक्षा, इसलिए देखिए जैसे ही परीक्षा होनी शुरू हो जाती है तो हमारे प्रधानमंत्री ने तो जो पुस्तक लिखी वो लिखी, राजनेताओं की तरफ से संबोधन आने स्टार्ट हो जाते हैं कि बच्चे ये करें, बच्चे वो करें, क्योंकि जनमानस पे, बच्चे के मानस पे ये वो संवेदनशील मुद्दा है जिसके थ्रू आप उन तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो थैंक यू प्रदीप, आपने बहुत जरूरी बातों को रखा है। एक, आज के समय में परीक्षा के प्रभाव को देश की शिक्षा व्यवस्था में समझते कि परीक्षा ली जाए या नहीं। एक सेकेंड में प्रश्न पढ़ रही हूँ। हाँ, संतोष ने हाँ संतोष, शुक्रिया। संतोष ने एक सवाल उठाया कि परीक्षाओं की आज के विशेष संदर्भ में स्थिति। तो देखिए, आज के विशेष संदर्भ में तो वो और भी ज़्यादा विषमता को बढ़ाने वाली हो गई है। देखिए, जब बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैंने खुद ने क्लास लेने की कोशिश की, क्या पाते हैं कि कौन से बच्चे हैं जो इस ऑनलाइन क्लास, इवन प्रोफेसर सदगोपाल ने एक स्टडी का हवाला दिया है, हैदराबाद की स्टडी का हवाला दिया है कि वहाँ पर 2500 बच्चों से डाटा कलेक्ट किया गया है कि कौन से बच्चे ऑनलाइन क्लास करने में समर्थ हैं। तो पहली बात तो कितने बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं, तो पाया गया कि भी एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, कई बच्चों के पास हैं। तो कितने बच्चों के पास इंटरनेट की वो सुविधाएं हैं जिसके लिए ऑनलाइन क्लास, मैं एक ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ ना, लेकिन मेरे जैसे और टीचर भी ऑनलाइन क्लास ले रहे, तो उस बच्चे के पास उतना डाटा होना, क्या हर बच्चा उस डाटा को, उतने डाटा को अफोर्ड कर सकता है? निश्चित तौर पे नहीं कर सकता। क्या प्रत्येक बच्चा, जैसे ऑनलाइन क्लास के अंदर मैंने ही देखा, इस तरह के बहुत सारे अनुभव प्रोफेसर सदगोपाल के आर्टिकल में भी है कि घर में एक मोबाइल है और पढ़ने वाले बच्चे 2 या 3 हैं, तो फिर उसमें प्रायोरिटी तय होती है कि जो बड़ा है या जो खतरनाक परीक्षा से जूझ रहा है उसको प्रायोरिटी दी जाती है कि आप पढ़ो, ऑनलाइन क्लास आप अटेंड करो, छोटों को अभी हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। डाटा की बात हो गई, आर्थिक स्थिति से भी तय हो रहा है और क्षेत्रीय भू सांस्कृतिक स्थिति से भी तय हो रहा है। हमारे बहुत से विद्यार्थी इस लॉकडाउन से पहले गांवों में चले गए, अपने अपने घरों पे चले गए। अब वहाँ इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं है। अभी मैं तो अब सबको समान अवसर दे रही हूँ, मैं तो क्लास भी ले रही हूँ और मैं क्लास लेने के साथ साथ आपको परीक्षा में समान प्रश्न पत्र दे रही हूँ, एक ही टाइम पर मैं सब कुछ तय कर रही हूँ, मैं सब कुछ ऑब्जेक्टिव हूँ, मैं ईमानदार हूँ। लेकिन क्या सबकी वो परिस्थितियाँ हैं? क्या वो बच्चे मेरी उस क्लास को अटेंड कर पाए? नहीं कर पाए। और इसीलिए आप देखेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों ने और विद्यार्थियों ने कोर्ट जाना पड़ा उन लोगों को, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी इसके लिए तैयार नहीं थे कि परीक्षा ना ली जाए। और अभी जो मैंने खबर सुनी है, अब कितनी सच है अभी मैंने इसका पड़ताल नहीं की है, लेकिन शायद परीक्षा रोक दी गई है। मतलब ये परीक्षा की विडंबना है ना, आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि परीक्षा नामक फिनोमिना ऐसा हो गया कि कोरोना जिससे कि जीवन पे बनाई है, इस समय लोग अपने जीवन से जूझ रहे हैं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं, परीक्षा ये मान के चल रही है कि सब कुछ चंगा सी, सब कुछ चंगा सी।
ना तो हमारे परिवारों में कोई कोरोना से जूझ रहा है, ना हमारी रिश्तेदारी में कोई कोरोना से जूझ रहा है, ना आर्थिक स्थितियों से, ऐसी जो विपरीत आर्थिक स्थितियां इस समय पैदा हुई है उससे कोई जूझ रहा है। हम इन सब चीज़ों को देखिए, यही परीक्षा का सबसे बड़ा चरित्र मैं आपके सामने दे रहा हूँ कि हमें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और एक बड़ी बात और ये कि हम ये भी मान के चल रहे हैं, अगर हम क्लास ले रहे हैं और हम परीक्षा ले रहे हैं तो हम ये भी मान के चल रहे हैं कि जो विद्यार्थी हैं उनकी कोई सामाजिक दायित्व नहीं है। आखिर विद्यार्थियों का भी कोई सामाजिक दायित्व है या वो सिर्फ विद्यार्थी हैं? कोई पारिवारिक दायित्व है या नहीं, सामाजिक दायित्व है या नहीं? मेरे पड़ोस में किसी को कोरोना हुआ है या कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो उसका प्रभाव मुझ पे आएगा या नहीं आएगा? अभी तो मैं डायरेक्ट फैमिली की बात भी नहीं कर रही, मैं पड़ोस की बात कर रही। तो संतोष, आपका ये प्रश्न जायज़ प्रश्न है और इस पर मैं अपनी क्लास में चर्चा भी कर चुकी हूँ कि संकट के समय पे असली रूप निकल के आता है चीज़ों का। सामान्य परिस्थितियों में तो हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं। संतोष, शुक्रिया। अब नवल जी, आप कुछ बताएंगे या मैं अगर प्रश्न नहीं है तो मैं प्रश्नों को अब मीटिंग को फिनिश करूं? प्लीज़ कोई रिप्लाई कीजिए, क्योंकि मैं बुत बनकर बैठी हुई हूँ इस वक्त। ना तो कोई सामने मेरे प्रश्न है और ना ही कोई प्रतिक्रिया आ रही है। मुझे अब स्क्रीन पे इस समय सिर्फ नवल किशोर जी का दिख रहा है। काम राजू जी, शुक्रिया। अच्छा, ये शुक्रिया नवल जी ने भेजा, इसका मतलब मैं अब इस मीटिंग को फिनिश कर सकती हूँ। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और नवल जी आपके इस इनिशिएशन के लिए, क्योंकि मैं वाकई में ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मतलब मैं ये बात बोलते हुए फिर मुझे कुछ मतलब मेरे लिए ये बात वाकई में है कि आपने मुझे एक ख़ास अवस्था में जिसमें मैं उलझ गई थी उससे निकलने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, क्योंकि मैं उस भूमिका से निकलने के लिए छटपटा तो रही थी लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। हालांकि इसमें बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा कि भाई आप मातृत्व की भूमिका में थी तो आप बहुत ही नेगेटिविटी के साथ। देखिए, मातृत्व की भूमिका है, वो अपनी एक भूमिका है जिसको मैं स्वीकारती हूँ और मैंने उसको बहुत अच्छे से निभाया भी है, लेकिन सिर्फ वही एक भूमिका नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। राजा राम जी की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी उस जड़ता को तोड़ा। और नवल किशोर जी, मैं आपकी भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं शैक्षिक सरोकार मंच की सभी सदस्यों को और मेरे साथ जुड़े हुए साथी संतोष, अनिल जो मुझे सामने दिख रहे हैं, अजय पाठक जी, राजा राम जी और कृष्ण कामत, मैं आप सभी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया साथियों, अब मैं अपनी मीटिंग लीव कर सकती हूँ। काम राजू जी, शुक्रिया। अगर आपको फिर भी कोई प्रश्न है, क्योंकि आपके प्रश्नों से निश्चित तौर पे मैं लाभान्वित होंगी और आगे बढ़ूंगी, तो प्लीज़ आप वो प्रश्न मेरे फेसबुक पे मुझसे मेरे सामने रख सकते हैं। मंजू जी, शुक्रिया। शुक्रिया सभी को, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल मयूर जी, शुक्रिया। कृष्ण कावत जी, शुक्रिया। प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा।
शुक्रिया अनिल। शुक्रिया नवल जी। आगे मैं जुड़ूंगी और अगर संभव हुआ कभी तो मैं जेंडर के इशू पे ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरा पसंदीदा विषय है, पसंदीदा या मेरी इंटरेस्ट का विषय है। मैं अपने विद्यार्थियों के साथ जेंडर इशू पर काफ़ी चर्चा होती रही है और बहुत मुझे लगता है कि एक अच्छी समझ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कभी वो ज़रूर शेयर करने चाहूँगी मैं। शुक्रिया साथियों। अब मैं मीटिंग से बाहर जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।